एवरीवन। आज हम अपनी नई सीरीज के साथ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे। मेनली जो ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्पज से बनाए जा रहे हैं। लेकिन देखो बच्चों, अगर हम देखा जाए तो अगर इन फ्यूचर भी जब आपका कोर्स पूरा AI ML है तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फील्ड के बारे में, हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज यूज कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कर रहे हैं, या आगे चल के हमारे डीप लर्निंग के नेटवर्क्स आएंगे, या RNN के हम आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे। ये जैसे 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 आप फील्ड में आगे मूव करोगे या अपने कॉलेज में भी जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डीपली जाता रहेगा। वैसे तो ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट ही है हमारे जो सेमेस्टर के पर्पज से, वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जीरो के बराबर है। ना ही इसमें कुछ बैकएंड का इंट्यूशंस है कि बैकएंड में काम क्या चल रहा है इसके पीछे। तो जैसा आपको समझ पा रहे हो, मैं आपको थ्योरेटिकल सारा कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा इसको डीपली पढ़ने का कि भाई इसके पीछे बैकएंड में क्या काम चल रहा है, या इसके अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो भाई जरूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड में सबसे मोस्टली कोर सब्जेक्ट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग है। अगर हम एंड में, जब तक देखो इस 4 यूनिट की सीरीज होगी, 4 यूनिट की जब एंड में पहुंचेंगे ना, तो आपको थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। भाई मशीन लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या होते हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे। लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशंस या रियल डेटा सेट पे आप इम्प्लीमेंट जब तक नहीं कर पाओगे, तब तक तो नहीं हो पाएगा ना। हमें थोड़ा बहुत पता है थ्योरेटिकली ऊपर-ऊपर से कि भाई कौन सी एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब तक डीपली पता नहीं होगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देखो अगर आप प्योरली सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाह रहे हो, तो वो तो आपकी अलग बात है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि भाई मैं कर लूँ उस चीज़ को, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एंड में जब आपका हो जाए तो उसके बाद जब आपने कोर्स पूरा थ्योरेटिकल पढ़ लिया, तो उसकी आप रियल डेटा सेट पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको और डीप नॉलेज मिलेगी। ये जब तक आप असली सिंटैक्स यूज़ करके या मतलब असली मतलब कि कोई पाइथन की लाइब्रेरीज़ यूज़ करके मॉडल को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कौन-सी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर में हम सबसे पहले आज यूनिट 1 कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है हमारा कैसे करते हैं, 4 यूनिट है तो हमारी 4 वीडियोज़ आएँगी। हर यूनिट में हम प्योरली वन शॉट में पूरी एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पहली यूनिट होगी हमारे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो हमारी होगी वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में होगी। जैसे आपको पता है मशीन लर्निंग के 3 पार्ट्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सेकंड यूनिट सुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड यूनिट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फोर्थ यूनिट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में भाई मशीन लर्निंग के हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई जो हम मशीन लर्निंग है हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इसके लिए? हम लर्निंग सिस्टम क्रिएट करेंगे भाई मशीन लर्निंग के मॉडल को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में, तो कैसे हम डेटा सेट को क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, जो हमने याद है। देखो ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अगर आपने FOD को सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा होगा, अगर आप देखा जाए, देखो मैं थोड़ा बता दूं एक बार। हमने जब लास्ट उसमें पढ़ा था सेमेस्टर थर्ड में, तो हमने FOD पढ़ी थी। FOD में हमने पढ़ा था कि भाई कि हम डेटा सेट को यूज कैसे करते हैं, हमें डेटा सेट बनाते कैसे हैं, डेटा सेट इंपोर्ट कैसे करते हैं, सेंचुरी डेटा सेट कैसे यूज़ करते हैं, रियल डेटा सेट कैगल से कैसे उठाते हैं। फिर उसके बाद हमने उसको क्लीनिंग करी थी, प्री प्रोसेसिंग करी थी, उसके बाद उसमें फीचर इंजीनियरिंग करी थी। फिर एंड में आके हम उसमें जब हम आगे मूव करते हैं तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा था, मतलब मॉडल को डेटा सेट को डिवाइड करा था। फिर मॉडल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। तो भाई जहाँ तक हमारा ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट वाली चीज़ थी ना, कि भाई जहाँ तक हम ट्रेन टेस्ट कर रहे थे मॉडल को, वो चीज़ तो हम खत्म कर चुके सेमेस्टर थर्ड में। सेमेस्टर थर्ड के हिसाब से मतलब कि हमारे FOD के हिसाब से वो खत्म हो चुका। अब आगे की जब हम पढ़ते हैं कि हम भाई जो मॉडल है, जो हमारे मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट के, या आगे जब हम पढ़ेंगे KNN, के क्लस्टरिंग के जो मॉडल्स हैं, उनको भाई इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मतलब कि कैसे यूज़ हो रहा है मॉडल, कहाँ देखो, सबसे बड़ी बात है एज़ अ AI/ML इंजीनियर, आप AI/ML इंजीनियर हो, आगे चल के AML की पढ़ाई तैयारी करोगे। मॉडल्स के आपको देखो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई पढ़ने से पहले, भाई देखो पहले बता, तो बहुत कोर सब्जेक्ट है, बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको देखो, अगर आपको पता है कि मेरे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो भाई थोड़ी वीडियो स्किप कर दो। मैं थोड़ा आपके बेनिफिशियल के लिए बता दूं कि जो पढ़ रहे हो कि क्यों काम आएगा। कि भाई ठीक है, सेमेस्टर के पढ़ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन सेमेस्टर के पढ़ने से आया था थोड़ी यार, जब तक पता नहीं हो चाहिए कि किस चीज़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो मैं पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ कि भाई आगे चल के आप एक AI/ML इंजीनियर बनने वाले हो। आगे आपकी AI/ML इंजीनियर फील्ड है। अब बेसिक जो वो होता है डेटा, एक होता है डेटा साइंस इंजीनियर होता है, और एक होता है ML इंजीनियर होता है।
डेटा साइंस इंजीनियर मतलब कि सारा डेटा के ऊपर खेलना, डेटा कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, ये सब करता है डेटा साइंस की, मतलब डेटा को यूज करना है। एक आता है एमएल इंजीनियर। एमएल इंजीनियर क्या होता है कि एमएल की जो मॉडल्स है उसको इंप्लीमेंट करना रियल डेटा सेट से, जिससे कि प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करता है। तो इसका काम कौन सा होता है? एमएल वाले का काम हो गया। और डेटा साइंस का डेटा इकट्ठा करना, ये सब कौन सा हो गया? डेटा साइंस वाली फील्ड हो गई। अब भैया जो एआई एमएल वाला बंदा है, वो क्या करेगा? जैसे कि आप, मैं आपको क्या समझाऊं कि भाई हमारे जितने भी सारे मॉडल्स हैं भाई, पाइथन की प्री बिल्ड लाइब्रेरीज पे सारे के सारे बहुत अच्छे से सारे बन चुके हैं। मतलब डायरेक्टली आप मॉडल्स को उठाओगे, मतलब पाइथन की लाइब्रेरीज को उठाओगे, पाइथन की लाइब्रेरीज को उठा के पाइथन के थ्रू सारे मॉडल्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई ये बैकएंड पे काम कैसे चल रहा है? भाई बैकएंड वो नहीं, फ्रंट एंड बैकएंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली चीज नहीं है। बैकएंड मतलब कि भाई कि कोई मॉडल मैंने बनाया है, मॉडल बनाने के पीछे क्या क्या चीजें लग रही हैं। मॉडल तो डायरेक्टली, अब सिंपल सी बात है भाई, किसी को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा तो इस मॉडल में हम जो लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, या और भी जो हमारी बेसिक जो मशीन लर्निंग की वो होती है सारी भी लाइब्रेरीज, वो हम एसक्यूएल को यूज करके हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई एसक्यूएल को जब हम करते हैं ना, मॉडल सिलेक्शन कर लिया, मॉडल सिलेक्शन करके लीनियर मॉडल यूज करके हम डायरेक्टली इंपोर्ट करा के लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल अप्लाई करते हैं। लेकिन भाई पीछे उसके काम कैसे चल रहा है? मतलब कि कैसे हम ग्राफ जो हमारे पॉइंट्स है उसको कैसे प्लॉट करते हैं, उससे कैसे प्रिडिक्शंस कैसी हो रही है हमारी, मतलब पीछे काम कैसे चल रहा है। भाई तुमने इंप्लीमेंट तो कर दोगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा भाई काम कैसे हो रहा है इसके पीछे। यही बेसिक, देखो आज टाइम में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी ने पूछ लिया भाई इसके पीछे काम कैसे चल रहा होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है, काम कैसे चल रहा है। तो अगर ओवरव्यू लेना है, मैं पूरे इस सीरीज में आपको जो कंप्लीट सीरीज है सारे मॉडल का ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई हर मॉडल, मतलब कि लीनियर जो मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्लासीफायर, नेव बाइस के सारे मॉडल्स को ना ऊपर ही सब दूंगा। भाई अंदर जब बैकएंड के अंदर जाना ना, बहुत बड़ा टास्क है। देखो ये नहीं है कि पता नहीं है मेरे को, पता सब कुछ है। हमने ये पढ़ रखा है भाई, हम भी पढ़ पढ़ के खुद ही पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि हम भगवान ऊपर से पढ़ के आए हैं। लेकिन भाई वो बहुत बड़ा बड़ा टास्क है, तो वो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं वो पढ़ाऊंगा। लेकिन ऊपर ऊपर से इतना पढ़ा दूंगा कि भाई आपको सब पता होगा कि इस मॉडल में हम क्यों यूज कर रहे हैं ये चीज को। और सबसे बड़ा हमारा जो टास्क होता है ना, सपोज करो, ध्यान सुनना, तुम्हारे पास आया है कि भाई एक नया टास्क है मेरे पास कि ये टास्क करना है। देखो हमें पता है कि पीछे जो जो भी बैकएंड की चीजें हो रही है ना, उसको हमने पढ़ लिया सब कुछ। लेकिन भाई उस जो बैकएंड की चीजें हैं, वो कैसे कैसे कहाँ का इंप्लीमेंट कर रही है, उसके बेसिस पे हमें बताना पड़ता है कि भाई इस टास्क में हम कौन सा मॉडल यूज करें। कि भाई ये डेटा सेट आया था मेरे पास, डेटा सेट के पीछे मेरे को ये कुछ एनालिसिस करनी है। लेकिन ये एनालिसिस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इसमें मेरे फीचर्स ज्यादा हैं, ये फीचर्स कम है, ये कौन सी मेरे को कॉन्टिन्यूस मतलब कोई वैल्यू इवेल्युएट करनी है, या बुलियन अलजेब्रा में मुझे वो चाहिए। इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे को पूरा बैकएंड का बताना चाहिए कि हर मॉडल के पीछे काम कैसे चल रहा है, कि कौन सा मेरे लिए इसके बेस्ट फिट होगा। मतलब कि जैसे आपको पता होगा लीनियर रिग्रेशन में बेस्ट फिट, आगे चलो पढ़ेंगे चीज, तो हमारा कौन सा मॉडल बेस्ट फिट होगा उस चीज के लिए, मेन चीज ये है। तो चलिए बिना टाइम पास करे अब चालू करते हैं, धड़ाधड़ सारी बेसिक्स ऑफ एमएल सारे कंप्लीट करते हैं आज, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेवलपिंग लर्निंग सिस्टम, लर्निंग इश्यूज क्या होते हैं, मतलब कि एमएल पढ़ते हुए चैलेंजेस इश्यूज क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज अनसुपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग सब पढ़ेंगे। फीचर सिलेक्शन सबसे बड़ा भाई, एमएल एमएल वालों के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है फीचर सिलेक्शन। जितने अच्छे हमारे फीचर्स होंगे उतनी अच्छी हमारा मॉडल की एक्यूरेसी होगी। फिर मैकेनिज्म क्या चलते हैं, इनबैलेंस डेटा, बायस और आउटलायर डिटेक्शन। चलो, अब भाई कोई बोलेगा भाई कोई नया बंदा है, देखो आज टाइम पे हर किसी को पता है कि हम एआईएमएल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई नया बंदा है उसके लिए बताता हूँ कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है। अब देखो ध्यान सुनने वाली बात, कि एक वो तो तरीका हो गया भाई, देखो भाई थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है किस लिए काम आता है। लेकिन एक बार बता देता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक टास्क आया, टास्क क्या था, मेरे को बोला कि क्या समझाऊं आपको, कि भाई मेरी जो वो है ईमेल सेक्शन है, ईमेल सेक्शन मेरे को बता कि कौन से ईमेल मेरे स्पैम है और कौन से मेरे नॉट स्पैम है, कौन से मेरे नॉट स्पैम है। अब भैया मैं एक एक को पकड़ के कर दूंगा कि भाई ये वाला मेरे को लग रहा है कि ये फर्जी है, या ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, ऐसे करके मैं एक एक को करके करूंगा। अब यही काम मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये काम मेरी मशीन करे, यही काम क्या करे, मेरी मशीन करे। मैं नहीं चाहता कि भाई मैन्युअली, भाई एक बात है जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो मैं क्यों चाहूँ कि मैं सारा काम खुद करूंगा, मैं मशीन से कराऊंगा, कुछ तो काम है मेरे। तो इसी चीज के लिए हमारी दो तरीके उससे हैं, इसके लिए भी दो तरीके उससे, बताओ क्या।
एक तो तरीका होता है, वो होती है हमारी ट्रेडिशनल तरीका, कोडिंग वाला तरीका। कोडिंग वाला तरीका क्या? कोडिंग वाला तरीके से ऐसे बताऊँ कि भाई तुम्हें पता होगा कि कोई ईमेल स्पैम कब होती है? ईमेल स्पैम होती है कि भाई या तो उसमें कोई लिख रहा हो कि लिंक्स ज़्यादा हों, उसके अंदर लिंक्स ज़्यादा हों, या उसके अंदर प्रमोशनल ज़्यादा हो रखा हो। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी बहुत चीज़ें पकड़ लूँ बहुत सारी ईमेल से, और फिर इसमें लगा दूँ इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दूँ। ये तो मेरा ट्रेडिशनल तरीका हो गया। एक तरीका क्या हुआ कि भाई मेरे पास 100 ईमेल पड़ी है, 100 ईमेल से मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो मेरी मशीन है, मशीन को सिखाऊँगा। मशीन भाई इसको सीख, जैसे हम इंसानी फितरत होती है, हम भी किसी चीज़ को सीखते हैं, फिर आगे उसको देखते हैं। तो यही काम अब मैं किससे करा रहा हूँ? मशीन से करा रहा हूँ। मशीन से बोलूँगा कि भाई तू एक बार सीख ले ये चीज़, कैसे-कैसे क्या-क्या काम होगी, फिर तू बता कि जब कोई नेक्स्ट न्यू न्यू ईमेल आएगी, जो तूने यहाँ से पैटर्न सीखे या जो तुझे कुछ समझ आया, ये सारी जो 100 ईमेल तूने देखी, इसको देख के जो तेरे को समझ आया, अब न्यू ईमेल पे प्रेडिक्ट कर, क्या ये स्पैम है, क्या नॉट स्पैम है। भाई यहाँ तक तो मैं सारा काम खुद कर रहा था, लेकिन अब सारा काम कैसे कर रहा हूँ? मशीन से। तो वही चीज़ है। वही चीज़ क्या है कि भाई मैं 100 ईमेल दिखाऊँगा स्पैम है, नहीं स्पैम है, मशीन क्या करेगी, ऑटोमेटिक पैटर्न्स पकड़ेगी, और यही सब सपोज़ करो, जो काम मैं खुद कर सकता था, अब वो काम कौन करवाएगी? मशीन से कराऊँगा मैं। तो इसलिए हम एमएल को पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज या पैटर्न फाइंडिंग करने के लिए, अब आगे प्रिडिक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए। और भाई आज टाइम पे हर कोई बच्चा चैट जीपीटी, जेमिनी इन सब का यूज़ कर रहा है, तुम्हें पता ही होगा कि भाई कितना बड़ा यूज़ है ये एमएल का। आगे ट्रेंडिंग ही यही सब चीज़ है कि भाई क्यों पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे। अब भाई हम चलते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं कि भाई अब काम क्या चलेगा कि एक होता है हमारा दिमाग, एक है मशीन का दिमाग। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो मैं दिमाग है, जैसा मैं सोच सकता हूँ, जैसा मेरे को पता है कि भाई हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ काम करते हैं या डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ये सब काम जो हम करते थे, आज तक जो भी काम सब ह्यूमन कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मशीन करेगी। मैं क्यों ह्यूमन ह्यूमन से इतना काम कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ मशीन से करूँगी। तो वही चीज़ कहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ व्हेन कंप्यूटर्स आर मेड टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन्स। मतलब कि कंप्यूटर से बोला जाए कि भाई सोच के बता और ह्यूमन की तरह लर्न कर। जिससे क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन को हमारी इन्फॉर्मेशन समझेगा, वो एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अब हम नहीं चाहते कि भाई जो कोई न्यू ह्यूमन लेके आके उससे डिसीजन मेकिंग कराओ, मैं चाहता हूँ कि सारा काम हम मशीन्स करें। तो अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं मशीन से ही थिंक करवाऊँगा, सोचवाऊँगा और उसको ह्यूमन की तरह पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। फिर जो भी काम हम ह्यूमन्स के भरोसे चाहते हैं कि जो ह्यूमन्स करें, अब वो काम मैं मशीन से करवाना चाहता हूँ। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन को नेचुरली इंटेलिजेंस मिला है, मतलब दिमाग जो है हमें नेचुरली मिला है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब दिमाग जो हर किसी को भाई दिमाग तो मिलता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्टिफिशियल दिमाग बना रहा हूँ किसके अंदर? मशीन के अंदर। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, गूगल यूज करता है एआई को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। नेटफ्लिक्स क्या करता है, भाई मूवी देखते हो ना कि भाई मूवी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो कौन कर रहा है? सब एआई तो कर रहा है। हमें एआई तो सारे जो हमारे प्रीवियस पैटर्न्स होते हैं कि भाई मेरे को मूवीज होती है, तो मैं देखा होगा कि भाई मेरे को कॉमेडी मूवी ज्यादा पसंद आ रही है, या मेरे को क्या कहता है, मेरे को मार्वल्स की मूवी ज़्यादा पसंद आ रही है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर की मूवी मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो क्या करेगा, इन सब के बेसिस पे मेरे को कोई नई मूवी आती है, तो इसकी मूवी नई रिकमेंड करेगा। तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना। तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, एआई को यूज़ करता है रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए। ओपन एआई क्या करता है, ओपन एआई हर किसी ने यूज़ करा है, चैट जीपीटी को यूज़ करा होगा, टेक्स्ट जनरेशन के लिए, वीडियोज़, कंटेंट जनरेशन के लिए हर कोई आज टाइम पे ओपन एआई, चैट जीपीटी को यूज़ कर चुका है। तो आर्टिफिशियल देखो बेसिक सी डेफिनेशन हर किसी को पता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन मशीन आर ट्रेन्ड टू एक्ट लाइक ह्यूमंस। मशीन को कैसे एक्ट करवाना चाहते हैं? ह्यूमंस की जैसे एक्ट करवाना चाहते हैं। अब भाई सबसेट्स आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मतलब कि बहुत सारे और क्राइटेरियाज, मतलब कि कहाँ अब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैर कहाँ जा चुके हैं, मतलब कि किस नई नई चीजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प कर रहा है। तो भाई पहली चीज तो मशीन लर्निंग के उसमें हेल्प कर रहा है, फिर डीप लर्निंग में, फिर एनएलपी जो भाई हम जो चैट जीपीटी को बोलते हैं, वो हमारी भाषा को समझ के, हमारी इंग्लिश भाषा को समझ के फिर अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हमें इसका आंसर आंसर देता है। इमेज और वीडियो रिकॉग्नाइजेशन की फील्ड में आ गया है, रोबोटिक्स में आ चुका है, मतलब कि रोबोट्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि हमारी काम करने में हेल्प करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बन चुके हैं जो कि मेरे को डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई सबसेट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब क्या है, मेरे सबसेट्स है।
इन सबको यूज़ करने के लिए, इन सबको बनाने के लिए आगे मशीन लर्निंग में काम करेंगे तो भाई एआई का तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सबसेट है। ठीक है भाई? अब ये डायग्राम से है कि भाई आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमैटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस कैन यू लर्न? तो मशीन भी कह रहा है कि भाई हाँ, मैं एक पास्ट डेटा दो मेरे को, मैं लर्न करूँगा, सीखूँगा। तो वही चीज़ है, आज टाइम पे जो ह्यूमन का दिमाग था ना, यहाँ पे जो ह्यूमन का दिमाग था, छोटा-सा दिमाग था यहाँ पे, 1 सेकंड, जो यहाँ पे छोटा-सा दिमाग था, अब यहाँ पे एक मशीन के अंदर भी दिमाग आ रहा है, जो क्या करेगा, पैटर्न्स को समझेगा, पैटर्न्स को समझ के पढ़ेगा और फिर उससे न्यू डेटा मिलेगा तो करेगा उसको चीज़ का। ठीक है भाई? अब भाई मशीन लर्निंग क्या होती है? एक ध्यान रखना, एक डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम बनाना चाहो पेपर में, ऐसे कुछ बनता है कि भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग आ गई, फिर डीप लर्निंग आ गई। तो ऐसे सबसेट सा बना के हम यूज़ करते हैं कि भाई ये एआई का हो गया, ये एमएल का हो गया, फिर ये उसका डीप लर्निंग का डीएल का हो गया, फिर आगे इमेज रिकॉग्निशन, सबकी इन सबको यूज़ करके ही, इसका मतलब क्या है कि जो डीएल है वो सब डीप लर्निंग है, सब फील्ड है। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब चलते हैं भाई मशीन लर्निंग क्या होती है? तो भाई मशीन लर्निंग क्या होती है? ये एक सब फील्ड होती है जो फोकस करती है डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स पे, जिससे कंप्यूटर क्या करे, पैटर्न्स को लर्न करे फ्रॉम डेटा से और उसे फिर क्या करे, डिसीजन मेकिंग करे, जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब कि हमारी ह्यूमंस जो है मशीन को हेल्प ना करें, मशीन ह्यूमंस के बिना हेल्प के अपने आप सारे प्रिडिक्शंस करे मशीन ही। तो क्या होती है कि जो मशीन होती है, मैं बताता हूँ सिंपल सी बात है, अगर आपको सीखना है, मतलब कि आपको सीखना मतलब इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको बेसिक डेफिनेशन चाहिए तो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि हम मशीन को देते हैं बहुत सारा डेटा, मैंने दिया मशीन को डेटा दिया। अब डेटा देख क्या करेगा, मशीन क्या करेगा, उसके अंदर से पैटर्न्स फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा? पैटर्न्स फाइंड करेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट इसका वो है, मतलब फ्लो चार्ट याद रखना, पेपर बनाना हो बिल्कुल 100% बना के आना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमएल वर्क करता कैसे है। डेटा है, डेटा देखो, डेटा के बाद मैंने प्री प्रोसेसिंग, उसके अंदर क्लीनिंग करना, ट्रेन टेस्टबिलिटी, सब ये हटा दो। मेन ये चीज़ है, डेटा है, डेटा से उसने पैटर्न्स फाइंड करे। पैटर्न्स फाइंड करके क्या होता है कि हम इस पैटर्न से जो डेटा था, हम इस पे क्या करते हैं, मॉडल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम? कोई ना कोई मॉडल अप्लाई करते हैं। अब मैंने मॉडल को अप्लाई करा, मॉडल को अप्लाई करके मेरे को एक मॉडल मिलता है। क्या मिलता है? मॉडल मिलता है। मॉडल मतलब इसको अगर हम और बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि एक मॉडल बना दिया है जो कि पैटर्न फाइंड करता है। मतलब पैटर्न्स फाइंड करके उसने एक मॉडल बना दिया है कि जो आगे आप प्रिडिक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए तैयार है। अब क्या होगा, जो ये नया मॉडल बना है ना, चाहे लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन का हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हो, किसी भी चीज़ का मॉडल हो जो कि तैयार हो चुका है। अब क्या होगा कि भाई एक नया इनपुट आएगा। मतलब कि अब मैं नए इनपुट पे इसको टेस्ट करूँगा, मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ थी, ये मैंने क्या करा, मॉडल को इसको ट्रेन कर दिया। मैंने मॉडल को क्या करा, ट्रेन कर दिया, एक अपने ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा में मैंने ट्रेन करा। अब न्यू इनपुट आया टेस्ट करने के लिए, उससे क्या मिलेगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा। मतलब मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, अब फिर बताऊँ, ये चीज़ घूमती रहती है। अब जो नया इनपुट और नया आउटपुट आया था ना, इस चीज़ को वापस डेटा के पास जाएगा, ये चीज़ उससे पैटर्न फाइंड करेगा और मॉडल अपने आप को दोबारा अप्लाई करेगा। तो इससे मॉडल की जो स्ट्रेंथ होती है वो और इंक्रीज़ होगी। भाई बोलते हैं ना, जो मशीन लर्निंग है वो खुद से खुद सीख रहा है। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, अपनी चीज़ों से क्या कर रहा है, वो और सीख रहा है। नया-नया डेटा आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, और सीखा जा रहा है। उसको नए डेटा से सीख-सीख के अपने मॉडल को और इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। तो बेसिकली सारा काम हमारा ऐसे चलता है। तो वो क्या बोलता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ए, एक्सपीरियंस ए से लर्न करता है, सम टास्क टी दिया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है पी से। देखो अब सुनो, ये ईटीपी क्या है, ये ई टी और ये पी क्या है। ई मतलब क्या हुआ कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब क्या हुआ भाई, जो पुराना डेटा था, जो पुराना डेटा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था मेरे को, उससे मॉडल ने उससे सीखा, एक्सपीरियंस लिया, नया टास्क मिला, नया इनपुट मिला, उससे कुछ आउटपुट आया। अब जो ये था, जो देख रहे हैं यहाँ पे, मेरा जो ये था पी, परफॉर्मेंस मेजर्स। अब क्या होता है कि भाई भाई कंप्यूटर को पता तो होना चाहिए कि मेरा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मतलब मॉडल मेरा कितना सही है, कितना सही है, कितना गलत है। अब क्या करेगा, जो आउटपुट आया था ना, और जो ओरिजिनल आउटपुट आना चाहिए था, भाई एक बात, जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ मॉडल को, तो टेस्ट करने के लिए मेरे को सही आंसर पता होना चाहिए ना। सपोज करो मेरा आंसर क्या कहते हैं, कैसे बताऊँ, कि टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे को पता चला कि मेरा आंसर कायदे में 10 आना चाहिए था, लेकिन मॉडल ने क्या दिया, 9 दिया। तो मतलब कितनी परसेंट गलती हुई भाई, एक का डिफरेंशिएट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मतलब कि मेरी ओरिजिनल गलती से मेरा आउटपुट कितना फर्क था, तो इसको ही हम मेजर करते हैं पी से।
तो क्या हुआ, ई क्या था, मेरा एक्सपीरियंस था, टी क्या था, टास्क था, और परफॉर्मेंस मेरी कितनी मेजर हुई, वो किससे करते हैं, पी से, मतलब कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, कितना मॉडल हमारा कितना सही है। सॉरी, मुझे थोड़ा गला खराब है। तो ये थोड़ा अगर आप बना के आओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम है समझाने के लिए कि हमारा एमएल जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब चलते हैं भाई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। भाई बताया था मैंने कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है, अभी स्पैम और नॉट स्पैम पढ़े थे ना, कि भाई हमने क्या करा, स्पैम और नॉट स्पैम के इफ एलिफ एल्स लगा दिया। तो इफ एलिफ एल्स में क्या होता है कि भाई वो डेटा देते हैं, डेटा से वो रूल्स बनाता है, फिर उससे क्या देते हैं, कुछ आउटपुट देते हैं। वही वाली बात, बेसिक प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं कि भाई दो क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से इनपुट से आउटपुट जाते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा गिवन होता है, डेटा से पैटर्न फाइंड होते हैं, मॉडल आता है, फिर उससे क्या होता है कि एक नया इनपुट जनरेट होता है, फिर उससे क्या होता है, नया आउटपुट आता है। तो इसलिए कहते हैं ट्रेडिशनल क्या होता है, आप कंप्यूटर को रूल्स देते हो, मशीन लर्निंग क्या करता है, खुद सीखता है रूल्स अपने, मतलब खुद ही रूल्स बनाता है। यहाँ पे जब मॉडल जो अप्लाई करके जो हाइपोथेसिस बनी थी ना, मॉडल ने क्या करा, अपने खुद के रूल्स बना लिए। कैसे रूल्स बना लिए भाई, पैटर्न पकड़ के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं ना, वो एक सेकेंड, जो रूल्स होते हैं वो अपने आप गिवन होते हैं। हम जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है रूल्स हम देते हैं उस चीज को, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। चलते हैं आगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट भाई, मशीन लर्निंग में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, डेटा सेट। डेटा सेट मतलब कि भाई जहाँ पे सारा डेटा गिवन है। भाई देखो, हम जो फील्ड है हमारी, सब कुछ डेटा पे चल रही है। डेटा है तो सब कुछ बढ़िया, नहीं है तो भाई कुछ फायदा नहीं देने का डेटा सेट। जब तक डेटा है ही नहीं हमारे पास, तो फिर किस क्या काम आएगा हमारे डेटा सेट में। तो इसी चीज के लिए कहा जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा सैंपल्स यूज्ड टू ट्रेन मॉडल। भाई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे प्रायर चीज तो डेटा ही है ना। तो सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होता है एमएल का, डेटा सेट होता है। इसको हम मेनली मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। रोज क्या होती है, सैंपल्स होते हैं। रोज मतलब कि जो इनपुट हो गया, और कॉलम क्या होते हैं, फीचर्स, मतलब कि जैसे सपोज करो मेरे को हाउस प्रोडिक्शन करनी है। हाउस प्रोडिक्शन के लिए जो हमारे सैंपल्स क्या होंगे कि भाई घर की क्या, मतलब कि लंबाई वो कितनी है, बाहर का कैसे समझाऊं, जो क्या बोलते हैं उसको, बाहर को जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस की विड्थ कितनी है, उसके बाद घर की लेंथ कितनी है, और उसके बाद घर कितने गज का है, गज का मतलब कितने स्क्वायर यार्ड्स का है घर। तो उसी के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। तो वही चीज है कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में जैसे कि घर घर थ्री साइडेड है, टू साइडेड है, उसके बाद लोकेशन क्या है घर की, ये सब चीजें क्या हो गई, फीचर्स हो गई, और जो इनपुट आ रहा है वो क्या हो गई, रोज हो गई। ठीक है भैया। अब फीचर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर द इनपुट वेरिएबल्स, एग्जांपल एज, इनकम, लिव। अब देखो मैं थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ, थोड़ा और बेटर समझ आएगा। मैं एग्जांपल कौन सा एग्जांपल लूँ जी, थोड़ा और समझ आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस चीज का। सपोज करो मेरे को डिटेक्ट करना है कि कोई ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है, अब नॉट स्पैम या स्पैम के लिए चेक करना है, तो भाई मेरे को पता है कि भाई जिस ईमेल में मेरे ज्यादा लिंक्स, बहुत ज्यादा है, लिंक्स कितने हैं, उसके बाद क्या वो प्रमोशनल है कि नहीं है, क्या वो क्या कहते हैं उसका, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो सेंडर की ईमेल होती है उस पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो डिपेंड कर रही है, जिसके वजह से अब भाई इनके इनके चक्कर में मेरे को पता चलेगा कि वो जो ईमेल थी वो क्या स्पैम थी या नॉट स्पैम थी। तो ये चीज़ जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, प्रमोशन है कि नहीं है, सेंडर की ईमेल क्या थी, तो जो ये सारी चीज हैं, इन सारी चीज को बोलते हैं फीचर्स। मतलब बोलते तो वैसे सारे कॉलम्स को हम फीचर्स बोलते हैं, लेकिन जो ये फीचर्स होते हैं इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फीचर्स। मतलब ऐसे फीचर्स जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट फीचर्स। लेकिन जो लेबल है स्पैम है नॉट स्पैम है, भाई वो किस पे डिपेंड है, इन सब चीज पे कि इसमें लिंक्स है कि नहीं है। भाई अगर लिंक्स ज्यादा है तो भाई स्पैम हो सकते चार्जेस है, प्रमोशनल है तो भाई स्पैम ही है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बहुत ज्यादा है तो वो स्पैम है, सेंडर की ईमेल ज्यादा अजीब सी है, उसके अंदर ईमेल के अंदर जैसे @no reply.com तुमने देखा होगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें डिसाइड करते हैं कि जो ईमेल है वो स्पैम है नॉट स्पैम है। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। मतलब कि जो कि किस पे डिपेंडेंट है, जो कि इन वेरिएबल्स पे डिपेंड है। तो यही चीज है कि भाई जैसे सपोज करो मेरे को चेक करना है कि कोई बच्चे पास होगा नहीं होगा, या कोई प्रिडिक्शंस करनी है मेरे को, तो उन सब चीज के लिए जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं
फीचर्स की, जो हम फीचर्स क्या यूज कर रहे हैं, एज, इनकम, एजुकेशन हो गई, जिससे कि मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। लेबल क्या होता है, टारगेट वेरिएबल, स्पैम है कि नहीं है, वो क्या हो गया, टारगेट अप्रूवल, टारगेट हो गया, टारगेट वेरिएबल हो गया। अब जैसे कि भाई मेरे को चेक करना है कोई लोन अप्रूव हुआ नहीं हुई, लोन अप्रूव के लिए क्या होता है, उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके बाद कहाँ रहता है, उसका जो सिविल स्कोर है वो क्या है। इन सब बेसिस के हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि लोन अप्रूवल होगा नहीं होगा। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि बताएंगे कि भाई जो लोन है वो मिलेगी नहीं मिलेगा, तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और लोन मिलना ना मिलना इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल। ठीक है भाई। अब मॉडल, हम इसे मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं कि इनपुट एक्स को हम आउटपुट एक्स से वो करते हैं। ये एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन का ये जो चीज है, ये लीनियर रिग्रेशन का जैसे हम लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो इसी चीज को थोड़ा उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि जो ये b होता है, जैसे आपको पता होगा जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे, भाई ये तो पता ही होगा ना, बेसिक जो लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है, c इंटरसेप्ट होता है। तो इसी चीज को हमने उसको और उसमें लिख दिया कि जैसे जो ये y होता है इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन, जो हमने मॉडल बनाया था अभी, ये हाइपोथेसिस हो गई। ये x1 x2, x1 x2 को हम बोलना चाहते हो फीचर्स बोल सकते हैं, फीचर्स बोल लो x1 x2 को, या ये बोल लो कि भाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये फीचर्स बोल लो, ये इसको बोलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये W1 और W2 क्या हो गए, वेट्स हो गए। बी क्या जो हो गया, बी हो गया इंटरसेप्ट हो गया, या बाइस बोलते हैं, बी को बाइस बोल लो या तो इंटरसेप्ट बोल दो, भाई अलग अलग नाम है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना भाई। तो ये सब है, ऐसे हमने इसको लीनियर मॉडल बना दिया, इसको मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा से जो फीचर्स थे उससे हमने मॉडल बना दिया, अब इस पे हम काम करेंगे आगे। लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आनी थी, लेकिन जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी, कितना डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में, तो इसी को बोलते हैं लॉस फंक्शन, मतलब कि मॉडल की प्रिडिक्शन कितनी गलत हुई, तो इसको बोलते हैं लॉस फंक्शन। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, एमएससी से करते हैं, और भी तरीके होते हैं, एमएससी होता है, आरएमएससी होता है, आर स्क्वायर तरीका होता है, तरीके होते हैं भाई करने के। रिग्रेशन में हम ये सब यूज करते हैं, क्रॉस एंट्रोफी यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। भाई जितना कम लॉस होगा, मॉडल का लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा मॉडल होगा, सिंपल सी बात है भाई, वही वाली बात है, हम ऐसा मॉडल चाहते हैं जो एक्यूरेट हो, कम गलती करे, तो इसलिए कहते हैं जितना लोअर लॉस उतना बेटर मॉडल। ठीक है। ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, द मेथड यूज टू रिड्यूस द लॉस एंड इंप्रूव द मॉडल। भाई कभी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे लीनियर रिग्रेशन को, तो पढ़ोगे कि जो पीछे बैकएंड होता है, बैकएंड में हम ग्रेडेड डिसेंट यूज करते हैं। ग्रेडेड डिसेंट काम करता है, अब भाई इसको बहुत डीप में लेके जाना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। बेसिकली जो ग्रेडेड डिसेंट होता है, जो हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिटरमाइन करने का काम आता है, जिससे कि हम मॉडल बढ़िया बना सकें। इन सिंपल, किसी को पता होगा, किसी ने पहले पढ़ रखा होगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल थोड़ा डीप में। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या काम करता है कि हमारी जो कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जिससे कि क्या करे कि हमारे जो मॉडल है वो थोड़ा और अच्छा इनहेंस होके निकले। क्योंकि भाई जितने अच्छे जो हमारी यहाँ पे देख रहे थे, ये जो हमारी वैल्यूज होती है W1 W2, जो वेट्स की वैल्यू होती है, ये सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, या मॉडल के पैरामीटर्स बोल लो। ठीक है ना। इन सब चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। आगे हम वैल्यू निकालने के लिए हम कन्वर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। हटाओ दो इन सब चीज को, थोड़ा बेसिक बेसिक ये भाई थ्योरी मैंने पहले बताया था, याद तो करना पड़ेगा ही। अब डेटा कैसा होता है एमएल के अंदर, बाई स्ट्रक्चर्ड वेम होता है, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है। अब हाइपोथेसिस स्पेस मतलब मॉडल का फंक्शन, जो हम यहाँ पे एच नॉट बनाते हैं, या उसके यहाँ वाई होता है, तो हम लिखते हैं ना वाई इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था ये चीज को, वाई इज इक्वल टू W1, तो ये जो वाई होता है ये होता है हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस बोल लो, या हाइपोथेसिस स्पेस मतलब कि कितनी पॉसिबल मॉडल्स और बन सकते हैं। हाइपोथेसिस स्पेस मतलब कि भाई मैं क्या काम करता हूँ, जो हमारी कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है उनको चेंज कर करके नए नए मॉडल निकाल देता हूँ, जिससे कि हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसी और बढ़े। कि जैसे हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस स्पेस क्या है, ये ऑल पॉसिबल लीनियर फंक्शंस, जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं वो सारी क्या हुई, हमारी हाइपोथेसिस स्पेस हो गई। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है बायस और वेरिएंस का। बायस और वेरिएंस भाई होता क्या क्या है, ध्यान समझने वाली बात, बायस और वेरिएंस क्या क्या होता है। अब भाई जब हम मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग का, तो हम चाहते हैं कि जो मशीन लर्निंग होती है वो पैटर्न्स लर्न करे, प्रिडिक्शंस एक्यूरेट दे, और जो नया डेटा आ रहा है, नया इनपुट आ रहा है, उस पर वर्क करके अच्छा आउटपुट दे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दो टाइप की एरर आती है, एक आती है बायस एरर आती है, एक आती है वेरिएंस एरर। और जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं, आपको याद होगा एफओडी पेपर में आया था शायद लास्ट सेमेस्टर में, बायस और वेरिएंस के बीच में ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ हम ये पढ़ते हैं, पहले पढ़ना पड़ेगा भाई बायस होता क्या है, दोबारा स्लाइड आ गई वाली, सॉरी। बायस क्या होता है,
अब बायस को आप एक तरह से समझो कि मॉडल जब बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, मतलब कि एक बात देखो, हम क्या करते हैं कि ये देखो ये मैंने पॉइंट्स है, ये मेरा जो ये हो गया मेरा एक्स लेबल हो गया, ये मेरा हो गया वाई लेबल हो गया, मतलब एक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये हमने पॉइंट से बनाए, डेटा सेट से जो हमने पॉइंट लेबल करे, अब भाई ये जो चीज़ होती है, एक तरह से मैं बताऊँ, एक सेकंड, ये क्या हो गया? जो ये रायता फैल गया। ये जो पॉइंट्स आए थे, ये जो है ये है प्रिडिक्टेड पॉइंट्स और एक्चुअल पॉइंट नहीं जो ये है एक्चुअल पॉइंट्स और ये जो है ये हो गए प्रिडिक्टेड पॉइंट्स। ये हो गए प्रिडिक्टेड पॉइंट्स जो मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिए और जो इसके बीच में गैप है ना, गैप जो आ रहा है ये, इसको बोलते हैं एरर्स। क्या बोलते हैं इन सब चीज को बोलते हैं हम एरर्स बोलते हैं। ये एरर बोल लो या इसको बोल दो लॉस बोल दो, हमारे बीच में लॉस कितना हुआ, हमारी एक्चुअल वैल्यू में लॉस क्या हुआ, या एरर्स बोल लो हमारे एक मॉडल में कितना लॉस हुआ। अब भैया जब मॉडल कोई भी पॉइंट्स को एक्यूरेट पकड़ ही नहीं पा रहा, भाई जब मॉडल था जो ये y इज इक्वल टू mx cy वाली लाइन थी, जब ये हमारे मॉडल को पकड़ ही नहीं पा रही, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही, तो भाई मॉडल तो बहुत सिंपल है, हमारी प्रिडिक्शन बहुत गलत होगी। ठीक है ना? कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न आ गया है, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया, इस चीज को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कितनी एरर आ रही है। ये एरर देख रहे हो, मतलब कि हमारे एक्चुअल पॉइंट ऑफ प्रिडिक्टेड पॉइंट्स में कितनी एरर आएगी। तो वही चीज है कि बायस क्या होता है। और एक आप थोड़ा और अच्छे से समझोगे नीचे मैंने डायग्राम दे रखा होगा, ये देखो, लो बायस और लो वेरिएंस। मैं समझाता हूँ। अब ऐसे समझो कि भाई जब देखो कायदे में जो ये इमेज डिनोट कर रही है वो क्या कर रही थी कि भाई जो ये बीच वाला पॉइंट है, ये जो है ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, जो मतलब कि एक्चुअल वैल्यू आ रही थी। ये सब क्या थे? प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ये सब क्या हो गया? प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो बायस कहता है कि भाई हमारे जो एक्चुअल पॉइंट था और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, हमारा जो एक्चुअल पॉइंट था और जो हमारी प्रिडिक्टेड पॉइंट थी, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। अब भाई अगर डिफरेंस बहुत कम है, देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, तो इस चीज को बोलते हैं कि भाई जो हमारा मॉडल है वो लो बायस का है। क्या है? लो बायस का है। ये इसको आप सिंपल से और उसमें बोलना चाहो तो इसको आप ये बोल सकते हो कि अगर हमारा मॉडल दोनों तरीके से ठीक है, अगर हमारा मॉडल बहुत सिंपल हुआ, बायस कब होता है? जब हमारा मॉडल बहुत सिंपल हो जाता है और या कैप्चर नहीं कर पाता हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को मिस कर देता है, तो इस चीज को बोलते हैं बायसनेस बोलते हैं। जैसे सपोज करो मेरा ऐसे कोई कर्व आना चाहिए था, जैसे एज सिंपल कर्व आ गया, लेकिन भाई इतनी बायसनेस मतलब कि हमारी एक्चुअल वैल्यू और इनके बीच में ज्यादा वैल्यू आ गई, तो मतलब क्या हुआ? इसमें हाई बायस हो गया। भाई गैप ज्यादा आ रहा है ना हमारे इसमें, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में गैप ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो बायस है वो हाई है। अगर कम होता, तो अगर सिंपल पॉइंट हमारे ऐसे ऐसे लाइक कर जाते, तो हमारा उसमें क्या होता? हमारा क्या होता? लो बायस हो जाता। तो मतलब कि जब मॉडल बहुत सिंपल हो जाता है तब हमारी बायसनेस आ जाती है। ठीक है ना भाई, इसको बोलते हैं बायस। अब अगला आता है, इससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो बैड होती है। मॉडल परफॉर्मेंस बैडली ऑन ट्रेनिंग डेटा, बहुत बैडली ट्रेड करता है और टेस्ट डेटा दोनों पे बहुत बेकार परफॉर्म करता है। इसी चीज को बोलते हैं अंडर फिटिंग। मतलब कि भाई हमारा मॉडल अंडर फिट है, हमारा जो आगे प्रेडिक्शंस करने के लिए वो अंडर फिट है, तो इसको बोलते हैं अंडर फिटिंग। तो जब बायसिंग होती है जब तो मॉडल क्या होता है? अंडर फिट हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं हाई बायस जो होता है, तो मॉडल इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल हो गया टू अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को समझ ही नहीं पा रहा। भाई जब मॉडल डेटा को समझ ही नहीं पा रहा तो प्रिडिक्शन ही दे पाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं कि बायस क्या करता है? मॉडल बहुत सिंपल करता है और डेटा को समझ नहीं पाता। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? जब मॉडल क्या होता है कि हर चीज को मेमोराइज करने लग जाता है। मेमोराइज मतलब कि भाई देख रहे हो ये कर्व कैसा सा बन रहा है, मतलब कि हर पॉइंट को पकड़ के चल रहा है। सपोज करो कोई नया पॉइंट आया, कोई नया पॉइंट यहाँ पे आ गया या कोई नया पॉइंट यहाँ पे, आप समझ ऐसे कुछ नया पॉइंट यहाँ पे करके आ गया और मॉडल उसको कैप्चर नहीं कर पाया, कि वो मॉडल यानी क्या कर रहा था कि वो जो पॉइंट थे उसको लर्न करने लग गया था, रटने लग गया था, समझ नहीं रहा था। समझने समझने से क्या होगा? पैटर्न पकड़ेगा, लेकिन रटने से क्या होगा? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा है उसके आंसर ही देगा। तो इसको बोलते हैं कि मॉडल वेरिएंस क्या कर रहे हैं? मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कि जो जब मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मॉडल क्या करता है? उस चीज को मेमोराइज करने लग जाता है और उसके अंदर से पैटर्न नहीं पकड़ पाता।
हर टाइनी डिटेल को पढ़ने लग जाता है, हर टाइनी डिटेल को पकड़ने लग जाता है, और रैंडम नॉइज़ को बेफ़ालतू में रैंडम नॉइज़ मतलब कि जो डेटा काम का नहीं है, जो डेटा काम का नहीं है, जैसे डेटा ऐसा डेटा जो कि हमारे मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए काम नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं नॉइज़। और चेंजेस अ लॉट इफ डेटा स्लाइटली चेंजेस, मतलब कि भाई यहाँ पे कोई डेटा आ गया तो एकदम इसको यहाँ पकड़ लिया, तो एक कोई ना कोई कर्व भी नहीं बन बन रहा कि हम प्रिडिक्शन कर पाएँ। मतलब कोई बेस्ट फिट लाइन नहीं बन पा रही कि आगे की जो प्रेडिक्शंस है वो सही से हो पाए। तो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ कर्व इमेजिन ड्राइंग अ zigzag line that touches every single point only. That line fits training data perfectly, but when new data comes it performs badly. This is high variance. ठीक है, वेरी गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा, पुअर ऑन टेस्ट डेटा, ओवरफिटिंग कहते हैं, मतलब कि ज्यादा मॉडल हर चीज में फिट हो रहा है, मतलब हर पॉइंट्स के लिए फिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। हाई वेरिएंस मतलब कि मॉडल टू कॉम्प्लेक्स है और मेमोराइज करा डेटा को। अब भाई हाई वेरिएंस क्या होता है? हाई वेरिएंस क्या कहता है कि मॉडल के जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, मतलब कि भाई देख रहे हो, यहाँ सारे पॉइंट्स कहते हैं लो वेरिएंस में, जब पॉइंट्स सारे चिपके चिपके से पॉइंट ऐसे आस-पास पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल के जो पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स में जो डेटा है वो दूर-दूर है। सब क्या-क्या है? दूर-दूर है। तो वही चीज़ है कि जब मॉडल देखो, लो बायस का मतलब कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, और लो वेरिएंस मतलब कि हमारा जो डेटा है वो कितना सेग्रीगेटेड है, मतलब कि कितना सेपरेटेड है, कम सेपरेटेड होना चाहिए। तो तब क्या होता है? लो वेरिएंस होता है। ऐसे ही हाई वेरिएंस और लो बायस का मतलब कि लो बायस मतलब कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम होगा। भाई डिफरेंस देख रहे हो, बहुत कम है। लेकिन डेटा बहुत सेपरेटेड है। लेकिन लो वेरिएंस और हाई बायस मतलब कि एक्चुअल बायस मतलब कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स हैं वो पास-पास चिपके-चिपके हैं। और मॉडल में बायस भी आई है, वेरिएंस भी आई है, तो भाई मॉडल ही बेकार हो गया। ऐसा मॉडल कोई काम का नहीं होता जिसमें बायस भी आई है और वेरिएंस भी आई हो। हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसा मॉडल बनाना पड़ता है जिसमें बायस और वेरिएंस क्या होए, बैलेंस होए। तो इस चीज़ को बोला है, जब मॉडल बहुत सिंपलर हो जाता है तो बायस इंक्रीज़ कर देता है, वेरिएंस डिक्रीज़ कर देता है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो बायस डिक्रीज़ करता है, वेरिएंस इंक्रीज़ करता है। तो हम दोनों को कंप्लीटली मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, तो हम उसको बैलेंस करते हैं। एक मॉडल तब बढ़िया होता है जब उसकी बायस भी लो होती है और वेरिएंस भी लो होती है, और गुड परफॉर्मेंस करता है ट्रेनिंग डेटा पे, और नया डेटा जाता है उस पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है ना भाई? अब लर्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। लर्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए भाई पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मतलब कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी बिज़नेस प्रॉब्लम को एमएल प्रॉब्लम के अंदर क्लासिफ़ाई करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्लासिफ़िकेशन यूज़ करना है, रिग्रेशन यूज़ करना है। उसके बाद कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं। अगला डेटा कलेक्शन मतलब सुपरबेस डेटाबेस से डेटाबेसेस या एपीआई या सेंसर से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? अब सैंपलिंग बायस आगे पढ़ेंगे कि सैंपलिंग बायस होती है तो उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है? अगर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करना, ये सब पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी एफओडी में। हम मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा को जो होता है उसको हम लेबल एन्कोडिंग करते हैं, जिससे कि मशीन और अच्छा परफ़ॉर्म करे। फीचर स्केलिंग करते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन स्टैंडर्डाइज़ेशन परफ़ॉर्म करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग करते हैं कि मीनिंगफुल फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने उसमें से। उसके बाद मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ कि भाई मेरे को मॉडल कौन-सा चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ डेटा, इंटरप्रेटेबिलिटी, स्पीड या एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैं मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, मॉडल के अंदर ये 6-7 स्टेप चले गए। मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं उसके अंदर मॉडल को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ, फिर मॉडल को उसके अंदर फिट करता हूँ। फिर उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ कि भाई मॉडल कितना सही है, एक्यूरेसी डिफाइन करता हूँ, कितना एक्यूरेट है। फिर मॉडल क्या करता हूँ, एंड में डिप्लॉय करता हूँ अपने उसके अंदर। मतलब कि जो वेब एपीआई है, मोबाइल ऐप है, जहाँ पे हमें सिस्टम को यूज़ करना है, एआई एमएल के सिस्टम को यूज़ करना है, वहाँ पे मैं डिप्लॉय करता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकूँ कि मॉडल हमारा कितना सही है। फॉर क्लासिफिकेशन के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, और बाकी रिग्रेशन के लिए हम हमारे पास एमएससी है, आरएमएससी है, ये सब चीज़ें हैं हमें एक्यूरेसी डिफाइन करने की, हमारा मॉडल कितना सही है। क्लासिफिकेशन के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें ना हम अपनी सुपरवाइज़ लर्निंग में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? अगला आता है लर्निंग इश्यूज एंड चैलेंजेस। इश्यूज एंड चैलेंजेस कैसे हैं? भाई डेटा की क्वालिटी बहुत ख़राब है। डेटा की क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि भाई उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, नॉइज़ है, बायस हो रखी है, तो हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है? जैसे सपोज़ करो हमारी हाउस प्राइस, भाई देखो नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत सोच समझ के अलग-अलग जगह से नोट्स को बेस्ट नोट्स बनाए गए हैं। तो नोट्स को अगर थ्योरी के लिए भाई रिकमेंडेड यही है कि नोट्स को थ्योरी के अगर थ्योरी जब याद करोगे तो नोट्स से डायरेक्टली याद कर लेना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवाई रखे हैं सारे, वो जो प्रीमियम नोट्स हैं। ठीक है भाई? अगला आता है जो डेटा सेट है, उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है,
फॉर एरिया, इनकरेक्ट प्राइसेस बता रखे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हाउस प्राइसेस रॉन्ग प्रेडिक्शन होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीन लर्निंग, कि भाई हमारा जो मशीन लर्निंग है, जैसे सपोज करो मशीन लर्निंग के अंदर बहुत स्टेप होते हैं, डेटा प्रीप्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जब बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, इससे क्या होता है, हमारी मॉडल क्या होता है, मशीन लर्निंग की क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बना रहे हैं, तो हमें लार्ज डेटा सेट को करना पड़ेगा, उसके अंदर फीचर निकालने पड़ेंगे। ट्यूनिंग मल्टीपल पैरामीटर्स, मतलब कि मल्टीपल पैरामीटर्स को साथ में जोड़ के कुछ से कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। मॉडल अंडरफिट हो गया, ओवरफिट हो गया, अभी बताया था अंडरफिट ओवरफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि जैसे अंडरफिट मतलब कि हम सिंपल लीनियर मॉडल को यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट ट्रेंड को यूज करके। ओवरफिट क्या हो गया कि भाई मॉडल क्या था, रैबिड इमेजेस पे ट्रेंड हुआ था, लेकिन क्या आता है कि अदर जो एनिमल्स हैं वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा। तो क्या लिखा है, इफ अ मॉडल इज ट्रेंड मोस्टली ऑन रैबिड इमेजेस कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इट में रॉन्ग क्लासीफाई अदर एनिमल्स एज रैबिड। मतलब कि रैबिट पे खाली ट्रेन हुआ था, तो भाई कोई और एनिमल देंगे तो उसको भी रैबिट ही बोलेगा, क्योंकि डेटा इतना कम दिया था कि मॉडल ने खाली उसको ही मेमोराइज कर लिया और किसी चीज़ को मेमोराइज ना करने की जगह। ट्रेनिंग डेटा बहुत लैक है, मतलब कि इनसफिशिएंट डेटा क्या होता है, वीक लर्निंग, अगर हमारे पास डेटा प्रॉपर नहीं है। जैसे क्या होता है कि भाई मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, तो नो स्पैम और नॉट स्पैम के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन क्या करा भाई, मैंने नॉट स्पैम ईमेल के लिए खाली ट्रेन करा था, स्पैम के लिए मैंने ट्रेन करा ही नहीं। ये करा भी तो बहुत नॉट स्पैम के लिए 1000 डेटा सेट पे कर लिया, हमें 50 पे कर लिया। तो फिर इससे क्या होगी, हमारा डेटा सेट खराब होगा, हमारा मॉडल खराब होगा। तो डेटा तो भाई अच्छा लो, तो ट्रेनिंग डेटा बहुत लैग कर जाता है। ये लिखा हुआ है, स्पैम डिटेक्शन सिस्टम इज ट्रैक्ड ओनली ऑन 50 ईमेल्स, इट में फेल और करेक्टली आइडेंटिफाई न्यू स्पैम ईमेल्स। स्लो इम्प्लीमेंटेशन होती है। भाई जब लार्ज मशीन लर्निंग के मॉडल को करते हैं तो ज़्यादा पावर और टाइम लगती है। ठीक है भाई, मॉडल मेंटेनेंस डेटा को तो एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। थ्योरी है भाई, जो थोड़ी काम की चीज़ थी वो मैंने पढ़ा दी, थोड़ा जो बेसिक था। अब पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, अंडरफिटिंग, जो ऊपर चीज़ लिखी है उसको मैंने सही से लिख दिया। अब मशीन लर्निंग के टाइप्स आते हैं, देखो भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान समझना। मशीन लर्निंग के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं, पहला टाइप्स आता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीन टाइप के मशीन लर्निंग के टाइप आते हैं। पहला जो टाइप होता है सुपरवाइज लर्निंग वाला, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो जो, थोड़ा रुक जाओ मैं खुद से समझाता हूँ, यहाँ से समझ नहीं आएगा थोड़ा, यहाँ चलते हैं। अब जो सुपरवाइज लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि जो डेटा सेट होता है वो एक्स वैल्यूज से प्रिंट करके उसके पास वाई वैल्यूज भी होती है। ये भी समझ नहीं आएगा एक्स और वाई क्या था। अब भाई मतलब कि डेटा लेबल्ड है, लेबल्ड मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए एक आंसर दे रखा है, मतलब कि आंसर खुद नहीं ढूंढना पड़ रहा, आंसर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मॉडल क्या करेगा, चेक करेगा। सपोज करो मेरे को फीचर्स दे रखे थे हाउस प्रोडिक्शन के लिए, कि भाई हाउस प्रोडिक्शन के लोन के लिए करते हैं, लोन के लिए बोल लो। ये सपोज करो मेरे को बोल रखा था कि वो करते हैं, मेरे को दे रखा है हर बच्चे की स्टडी आवर्स, और वो बताना है कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। तो भाई मेरे पास आवर्स के बेसिस पे कुछ मार्क्स भी दे रखे हैं, तो इसको बोलते हैं लेबल डेटा। मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए कुछ वाई वेरिएबल, वाई वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो इसी को बोलते हैं लेबल डेटा। तो एक्स क्या था, आवर्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसी को बोलते हैं लेबल डेटा, कि जब हमारा जो डेटा है उसकी लेबलिंग करी हुई गई है कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास भाई ये आंसर आएगा। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि भाई खाली हमें क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया, आंसर कुछ नहीं दिया, आंसर अपना खुद बना ले। मतलब एक तरह से ऐसा समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों पे ट्रेन करा गया था, जैसे कि कोई नया क्वेश्चन आएगा तो नया आंसर अपने आप प्रिडिक्ट करी जाए। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या हुआ कि क्वेश्चन क्वेश्चन गिवन था, आंसर गिवन ही नहीं था। अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ पैटर्न्स फाइंड करने थे। जैसे हमें पता होता है कि हम एक बेसिक एग्जांपल के मींस क्लस्टरिंग का, हम अपने आप क्लस्टर्स बना लेते हैं कि मेरे पास क्या होता है कि अपने आप हाइट का डेटा गिवन है, हाइट के डेटा के गिवन से हम बहुत सारे नए नए डिफरेंट क्लस्टर बना के उससे कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। समझे भैया? तो यही चीज बताता है अनसुपरवाइज लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, आगे पढ़ेंगे सही से। मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, जब कोई एजेंट होता है, एजेंट को हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे कुछ काम करवाते हैं।
ठीक है? तो वही चीज़ लिखी है, सुपरवाइज़ लर्निंग में क्या होता है, टास्क ड्रिवन होता है, मतलब कि एक्स वैल्यू के लिए हर एक्स के लिए हर वाई वैल्यू के लिए लेबल गिवन ऑलरेडी होता है। प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वैल्यू को, अनसुपरवाइज़ करने क्या होता है, अपने आप क्लस्टर्स बना लेता है। सुपरवाइज़ लर्निंग क्या होता है, इज़ अ मशीन लर्निंग मेथड दैट यूजेस लेबल डेटा, ईच इनपुट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट। द एल्गोरिथम लर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब कि हर इनपुट के लिए कुछ आउटपुट आता है ट्रेनिंग के टाइम पे। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एज मोर ट्रेनिंग डेटा इज प्रोवाइडेड। इट इज टास्क ओरिएंटेड, कोई टास्क करने के लिए, मेनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब भाई क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्या है, दो चीज आती है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब कि जब भाई हमें कोई ना कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो, भाई एक होती है क्लासिफिकेशन और होती है रिग्रेशन। क्लास रिग्रेशन मतलब कि जब हमें कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कि भाई वही चीज, जैसे सपोज सपोज कर सकते हो कि जब मेरे को दे रखा है स्टडी वाली चीज दे रखी है कि हर स्टडी के लिए मेरे को, मैं कितने घंटे पढ़ रखे हैं उससे मेरे को मेरे के मार्क्स पता चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि जो मेरा एक्स लेवल था उससे मेरी कोई वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। जैसे सपोज करो स्टॉक मार्केट का हो गया, या मैंने बोला कि हाउस का प्राइस हो गया, कि मतलब कि मेरे पास जो एक्स फीचर्स दे रखे थे कि हाउस के, कि भाई कैसा हाउस है, उससे मेरे को एक प्राइस दे दिया, मतलब कि कुछ इंटीजर में वैल्यूज आ गई। स्टॉक मार्केट में मेरे को पुराना डेटा दे रखा था किसी स्टॉक का कि ऐसे ऐसे डेटा मूव कर रहा है, अब एक एट अ टाइम पे अगले नेक्स्ट टाइम पे मेरा अपर जाएगा लोअर जाएगा, तो भाई वैल्यू आ रही है ना कि कितने उस पे मैं स्टॉक को रख लूं, कि कितने पे स्टॉक, अगर मैं सपोज करूँ इतने में स्टॉक पे इंक्रीज हो गए तो मैं यहाँ पे स्टॉक को प्रॉफिट बना लूं। तो क्या आ रही है, कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रही है। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि प्रिडिक्शंस करता है, डिफरेंट क्लासेस बनाता है, कि भाई ये सपोज करो इसने क्या करेगा कि मैंने बना ली कि भाई एक रैबिट हो गया, एक डॉग हो गई, एक कैट हो गई। एक मैंने क्या करा, मॉडल को पहले वो कर दिया, ट्रेन कर दिया इन इमेजेस पे कि भाई कि अगर ऐसे रैबिट आएगा तो ये रैबिट की इमेज है, डॉग है, डॉग की इमेज है। अब कोई नया एनिमल आया, अब नया एनिमल कौन सी वाली क्लास में आएगा, रैबिट में जाएगा, डॉग में जाएगा, या कैट वाले में जाएगा। तो इसने यार प्रिडिक्शन कर रही है, तो आंसर इसमें या तो इस क्लास में जाएगा नहीं जाएगा, मतलब 0 1 में आंसर आएगा, 0 1 में आंसर आएगा, मतलब कि बुलियन वैल्यू में आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कोई ईमेल स्पैम है, नॉट स्पैम है, कोई बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो ये सब क्या है, प्रिडिक्शन करी गई है। तो इसी चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया। अगला आता है सुपरवाइज लर्निंग, वही चीज जो मैंने बताई है कि प्रिडिक्ट्स कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है, वाइल क्लासिफिकेशन प्री डिफाइंड डिस्क्रीट कैटेगरीज में डिफाइन करता है। रिग्रेशन का मतलब कि प्रिडिक्ट करना स्पैम ईमेल ईमेल है कि नहीं है। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आती है, सच एज लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, नेव बायस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट फंक्शन मशीन। ये सब हम यूनिट 2 में सारा कंप्लीट पढ़ेंगे, हर एक एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से यूनिट पढ़ेंगे। अब मशीन लर्निंग में ट्रेन हुआ, कैट डॉग में मैंने बांट दिया जो जो भी चीज़ बताई थी। अगला आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनलेबल डेटा पे काम करता है, कोई प्री डिफाइंड आउटपुट लेवल्स गिवन नहीं होते, हिडन पैटर्न्स को खुद ही फाइंड करता है और उसके बीच में रिलेशनशिप्स बनाता है। डेटा को सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर या डेंसिटी के बेसिस पर करता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबियन लर्निंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके कि कितना उस क्लस्टर का कितना कोई बंदा मेंबर हो सकता है उसके बेस पे करता है। क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करी जाती है, जैसे ग्रुपिंग कस्टमर इनटू डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर परचेसिंग बिहेवियर। इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स आती है, क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एसोसिएशन एनालिसिस एल्गोरिथम, जैसे आती है के मीन्स, सी मीन्स, फजी सी मीन्स। ठीक है ना भाई, ये सब आती है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास इनपुट डेटा था, इनपुट डेटा में मैंने मॉडल लगाया, यहाँ पे कुछ गिवन तो है नहीं कि ये एप्पल है या वाटरमेलन है, तो अपने आप क्या करेगा, क्लस्टर्स क्रिएट कर लेगा पैटर्न्स फाइंड करके, कि जैसे ये सारा एक नया क्लस्टर बना दिया और एक ये अलग क्लस्टर बना गया। भाई डेटा तो लेबल नहीं था ना, लेकिन अपना मशीन ने क्या करा, पैटर्न्स को बिहेव करे, पैटर्न को सीखा, उसका बिहेवियर सीखा, उससे कुछ आउटपुट जनरेट कर दिया। अगला आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है कि एजेंट को ट्रेन करता है जिससे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। रिवॉर्ड्स और पेनल्टी की फॉर्म में वो करता है, ट्रेनिंग अ गेम प्लेइंग एजेंट टू लर्न फ्रॉम बेस्ट मूव्स बाय मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड। इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स सच एज एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्शन। सिंपल सी बात है कि भाई मशीन है, सिंपल सी सही समझाता हूँ, कि एक ये एजेंट बना दिया, एक मेरा ये इन्वायरमेंट है। अब जो एजेंट है वो इन्वायरमेंट पे गया, वहां से क्या होगी, उसकी कोई स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट चेंज होके क्या पता, उसको मैं यहाँ पे जब वो वापस आया उसको मैं रिवॉर्ड दूं या उसको मैं पेनल्टी दूं, जिससे कि वो और अपने आप को इम्प्रोवाइज करेगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि जो मशीन होती है वो रॉ डेटा को एनवायरमेंट में भेजती है जिससे उसको रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलती है।
फिर उसके बाद वो बेस्ट एक्शन सजेस्ट करती है कि कितना, जिससे कि उसको वो मैक्सिमम रिवॉर्ड की तरफ जाए, फिर उससे कुछ आउटपुट जनरेट होता है। ये सारे मेरे एप्लीकेशंस हो गए। एप्लीकेशंस कैसे कि हाउस प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट, फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल स्पैम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ईमेल रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये सब चीज़ें मैं एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग है, जहाँ जहाँ हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप समझ आया हो। भाई देखो, मेरे को भी बहुत बोरियत लग रही है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा के, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, किस चीज़ के काम आता है। अब नया टॉपिक आता है हमारा फीचर सिलेक्शन पे। सो चलिए, अब फीचर सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। भाई देखो, फीचर सिलेक्शन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिससे हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती है। अब भाई एक बात बताओ, मेरे को पता है कि कोई फीचर है, जैसे एक बात बताओ, किसी का सिविल स्कोर लोन देने के लिए सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, हाईली डिपेंडेंट है। सिविल स्कोर जितना अच्छा हो उतना ज़्यादा उसको लोन अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात बताओ, किसी का एड्रेस क्या लोन अप्रूवल को थोड़ा वो करता है, या थोड़ा मतलब करता भी होगा तो बहुत कम करता होगा। तो इसी चीज़ को बोलता है कि भाई मेरे को वो फीचर सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हों डेटा सेट के लिए, जिससे कि हम वो फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं ट्रेनिंग मॉडल से, जिससे कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी कम होगी। सारे फीचर्स को यूज करने की बजाय हम वही फीचर्स को ज्यादा यूज करें जो कि हमारे प्रिडिक्शंस को ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। तो इसी के लिए हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग बोलो, फीचर सिलेक्शन बोल लो। तो क्या कहता है, इट हेल्प्स मॉडल वर्क्स फास्टर, मॉडल फास्ट फास्ट वर्क करता है, एक्यूरेट वर्क करता है, और हमारी कंफ्यूजन अवॉइड होती है, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है तो इससे हमारा मॉडल थोड़ा कम एक्यूरेट बनता है। ठीक है भाई। अब भाई मेरे को पता है कि जब मैं हाउस प्रोडिक्शन कर रहा हूँ तो लोकेशन और साइज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हाउस का कलर तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर करता हूँ। या अगर मैं स्टूडेंट के डेटा स्ट्रक्चर को एग्जाम को परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूँ तो उसने कितना पढ़ाई करी है, उसकी अटेंडेंस, उसकी प्रैक्टिस टेस्ट कितने दिए हैं, लेकिन उसका फेवरेट कलर और शू साइज मेरे लिए मैटर करता है, नहीं करता। तो मैं उस चीज को, मैं जब डेटा ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं भाई नहीं लूंगा ना। ठीक है ना, तो इस चीज को बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन बोल लो। अब भाई इंपॉर्टेंस ये होती है, भाई ओवर फिटिंग रिड्यूस करता है। भाई अगर मैं बहुत सारे इर्रेलेवेंट फीचर्स लूंगा तो मॉडल क्या करेगा कि सारी, देखो ये नॉइज क्या होती है, पहले समझो नॉइज जो लिखा हुआ है क्या होती है। अब भाई नॉइज क्या, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे मॉडल के लिए यूजफुल नहीं है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी, भाई एक्यूरेसी समझ पा रहे हो ना, मैं एक्यूरेसी एक्यूरेसी कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी मतलब कि हमारा मॉडल, एक्यूरेसी बस समझा आता हूँ, हमारा मॉडल एक्यूरेट कब होता है, एक्यूरेट कब कम होता है, जब हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो बहुत, उसके बीच की जो एरर है, इनके डिफरेंस को बोलते हैं एरर। जब हमारी एरर बहुत कम आती है तो इसको बोलते हैं हमारा मॉडल एक्यूरेट है, एक्यूरेसी परफॉर्म कर रहा है। तो भाई वही चीज है कि अगर हमारा मॉडल के अंदर अननेसेसरी फीचर्स होंगे तो मॉडल क्या करेगा, मेमोराइज करेगा। मैंने ये बताया था कि जब मॉडल ओवरफिट हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है कि मेमोराइज करने लग जाता है। तो इसलिए हम उन फीचर्स को रिमूव कर जाते हैं, जिससे कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती है। हमारे मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए बाय इररेलेवेंट फीचर्स कंफ्यूज करते हैं एल्गोरिथम को, तो हम वही फीचर्स को मीनिंगफुली लेंगे जो कि हमारी प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। जैसे कि पता है भाई, जब मेरा शूज एज अ फेवरेट कलर कोई मैटर करता है लॉजिकल लाइफ में भी, जब हम लॉजिकली देखें लाइफ में भी नहीं करता ना, तो ऐसे मॉडल के लिए भी वो जरूरी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। हमारा ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस होगा। भाई एक बात बताओ, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतने ज्यादा कि हम मॉडल के अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने बोलते हैं y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। तो भाई मेरे को ऐसे एम एक्स जो होता है ये एक वेरिएबल के लिए, ऐसे मेरे को एम एक्स प्लस वन, एम एक्स टू, एम एक्स थ्री ऐसे और वेरिएबल्स के लिए लगाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि कितने जितने कम फीचर होंगे उतनी कंप्यूटेशन टाइम कम होगी और हमारी ट्रेनिंग फास्टर होगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारा ट्रेनिंग टाइम वो कम होगा। अब भाई तीन तरीके होते हैं फिल्टर मेथड, मतलब फीचर को सिलेक्ट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला आता है फिल्टर मेथड, दूसरा होता है आपका रैपर मेथड, और तीसरा होता है इमडेड मेथड। अब भाई समझो तीनों क्या होता है। पहला आता है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या कहता है कि भाई, एक सिंपल सी बात बताऊं, देखो सब छोड़ दो, फिल्टर मेथड को इस तरह समझो कि मेरे एक एक्स वेरिएबल दे रखे हैं और वाई वेरिएबल दे रखा है। एक्स वेरिएबल के अंदर मेरे मेरे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। अब मैं क्या चेक करूंगा, एक्स वन और वाई की कोरिलेशन चेक करूंगा, डिपेंडेंसी चेक करूंगा कि मेरा मॉडल एक्स वन और वाई वाई से कितना डिपेंडेंट है। अब भाई मेरे को पता है कि मेरी एक्स वन और वाई बिल्कुल डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मैं उस फीचर को लूंगा ही नहीं।
है ही नहीं, मतलब कि एक्स और वाई डिपेंडेंट बिल्कुल है ही नहीं, तो मैं उस फीचर को लूंगा ही नहीं क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। तो वही क्या करता है, फिल्टर मेथड इवेल्युएट ईच फीचर इंडिपेंडेंटली, हर फीचर को इंडिपेंडेंटली एक्स वन और वाई को इंडिपेंडेंटली टारगेट वेरिएबल से मैच करेगा कि कितना कोरिलेटेड है। फीचर विद हाई कोरिलेशन विद टारगेट वेरिएबल आर सिलेक्टेड एज इट मींस दिस फीचर हैज सम रिलेशन एंड कैन हेल्प अस इन मेकिंग प्रेडिक्शन। भाई ऐसा फीचर्स जैसे एक्स वन और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन था ही नहीं, वो कोरिलेटेड थे ही नहीं, तो भाई बात बताओ क्या वो प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेगा? जी नहीं करेगा। वही वाली बात है कि भाई जब मैं यहाँ पे लोकेशन और साइज, जब मैं घर की वो कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो भाई हाउस कलर क्या कोई हेल्प करता है? भाई एक बात है, कोई नया घर खरीदने गया है कि मैं चेक करता हूँ कि भाई इस घर का कलर तो लाल है, मैं क्यों लूँ? भाई मैं वो तुम्हें तुड़वा के नया बनवा लिया, कलर नया करवा लूंगा। भाई जो मैटर करता है, मैटर क्या करता है कि हाउस का साइज क्या है, कहाँ लोकेशन क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, ये क्या काम करता है, ये बताएगा ना मेन फीचर, तो ये मेन फीचर्स है। तो इसलिए मैं फिल्टर आउट करता है कि कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, किसकी ज्यादा एग्जिस्टेंस हमारे मॉडल को और एक्यूरेट बनाएगी, या हमारे प्री प्रोसेसिंग फेज में हम इररिलेवेंट और इन फीचर्स को रिमूव करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन, चाय स्क्वायर टेस्ट और कोरिलेशन कोफिशिएंट कुछ मेथड्स होते हैं फिल्टर मेथड करने के लिए। पहला टेक्निक आता है इंफॉर्मेशन गेन, दूसरा चाय स्क्वायर टेस्ट और कोरिलेशन कोफिशिएंट। इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है कि जब भाई हम मेजर करते हैं कि मेजर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ फीचर प्रोवाइड्स अबाउट अ टारगेट, मतलब कि एक टारगेट के लिए जो फीचर है वो कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गेन, मतलब कि एक फीचर से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिली हमारे टारगेट के बारे में। चाय स्क्वायर टेस्ट क्या करता है भाई, कैटेगरी डेटा के लिए यूज करते हैं कि फीचर और टारगेट के बीच में कितनी डिपेंडेंसी है, इसके लिए हम चाय स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। अगर हमारा वो है डेटा इंटीजर में है या कंटिन्यूस वैल्यूज में है, उसके लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट चेक करेंगे कि हमारी एक फीचर वैल्यू और टारगेट वैल्यू में कितनी रिलेशनशिप है। भाई जितना हमारा मॉडल हाईली कोरिलेटेड होगा वो फीचर उतना इंपॉर्टेंट होगा, जितना कोरिलेटेड होगा उस फीचर को हम रिमूव कर देंगे, सिंपल सी बात है। भाई जो फीचर रिलेटेड ही नहीं है तो उसको हम यूज करके करेंगे। हाँ, तो भाई यहाँ तक समझ आ गया कि हम कौन-कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए, किसके अंदर फ़िल्टर आउट मेथड में। अगला फ़िल्टर आउट मेथड का एग्ज़ाम्पल देख लो कि भाई मेरे को पता है आर स्टडीज़ जितने मैं घंटे पढ़ूँगा उतना अच्छा एग्ज़ाम स्कोर आएगा, तो भाई मेरे स्कोर से आर स्टडी ज़्यादा कोरिलेटेड है, अटेंडेंस भी ज़रूरी है। भाई मैं जितना स्कूल में जाऊँगा या कोचिंग में जाऊँगा पढ़ने के लिए उतने मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे। लेकिन मैं कौन से मोबाइल का ब्रांड यूज़ करता हूँ, वो मेरे स्कोर से कोई रिलेटेड होगा? भाई नहीं होगा। रियल लाइफ़ में लॉजिकली खुद सोचो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई। तो मैं मोबाइल ब्रांड वाले फीचर को क्यों लूँगा? ठीक है, तो फ़िल्टर और मेथड क्या करेगा कि हमारी अटेंडेंस और आवर स्टडीज़ को रखेगा और मोबाइल ब्रांड को रिमूव कर देगा हमारे उससे फीचर से, क्योंकि उसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि भाई फास्ट एंड सिंपल होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि भाई दो फीचर्स आपस में कैसे वर्क करते हैं हमारी, देखो सिंपल सी बात है। इसी चीज़ के लिए हमारा अगला मेथड आता है रैपर मेथड, कि ये कंसीडर नहीं कर पाता कि हाउ फीचर्स वर्क टुगेदर, कि मतलब एक फीचर और दो फीचर को हम आपस में वर्क करके हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए। अब देखते हैं अगला कैसे होता है। रैपर मेथड क्या कहता है कि भाई दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ट्रेन अ मॉडल। रैपर में कुछ गलती थी मैंने। हाँ, हम क्या करते हैं रैपर मेथड में कि भाई सपोज करो मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ फीचर्स का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा कि भाई क्या पता एक्स टू और एक्स थ्री फीचर लेके ही मेरी जो मॉडल की एक्यूरेसी वो बढ़ जाए, ये परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इट्स लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मैं दो तीन, जैसे मेरे को पता चला कि एक्स वन किसी काम का नहीं है, लेकिन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर को कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा तो भाई मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है। या अगर एक्स वन एक्स टू को ट्राई करूँ तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है। जैसे कि जब मैं हाउस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास फीचर्स है साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स और हाउस कलर। मेरे को पता चला कि क्या कहते हैं कि जो मेथड क्या करता है साइज लोकेशन को, साइज और रूम्स को, साइज लोकेशन और रूम्स को, तो भाई जब हम इनके कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई करे तो मेरे को पता चला कि भाई जो ये वाला जो ये थी, इसमें मेरी प्रिडिक्शन जो थी वो उसमें एरर बहुत कम आई, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस किसके, मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स ट्राई करता हूँ कि जिससे कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़े। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक्यूरेट होता है बहुत ज़्यादा फिल्टर मेथड से, स्लोअर एंड कॉम्पिटिशनल एक्सपेंसिव होता है। स्लोअर क्यों होता है, क्योंकि भाई मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक मेथड को दूसरे के साथ ट्राई करा कि इससे कितनी एक्यूरेसी बढ़ी। इसको बोलते हैं रैपर मेथड। भाई थ्योरी पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा फीचर सिलेक्शन के लिए मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं। अगला आता है एम्बेडेड मेथड। एम्बेडेड मेथड क्या कहता है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, तो मॉडल अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा फीचर बेस्ट है, मतलब कि कौन सा फीचर मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। ये मेनली जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिसीजन ट्रीज में।
सपोज करो मैं जब लोन अप्रूवल के लिए बना रहा था, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक डिसीजन ट्री बनाया बनाया आगे बढ़ोगे ऐसे करके कि भाई येस नो है, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ ऐसे करके हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो मेरे को पता चला कि जब हम मॉडल को लर्न करवा रहे थे, जब हम मेमोराइज करा रहे थे, कि सिखा रहे थे, तो जो इनकम और क्रेडिट स्कोर था वो तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो फेवरेट मूवी थी उसका कोई काम ही नहीं था। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे क्या करूँगा, मॉडल नेचुरली इग्नोर्स यूजफुल फीचर्स, मतलब कि यूजलेस फीचर को वो मॉडल अपने आप इग्नोर करता है। इसको बोलते हैं एम्बेडेड मेथड। ये थर्ड पॉइंट है, तीन पढ़ा दिए। फिल्टर मेथड, रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड। ठीक है, एफिशिएंट और एक्यूरेट होता है, नो एक्स्ट्रा सिलेक्शन स्टेप नीडेड होता है। तो आपका फीचर सिलेक्शन क्या, फीचर कौन सा वाला था, पहला वाला, एक सेकंड, फिल्टर फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या करेगा कि भाई आपके हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या हर एक्स वेरिएबल को, हर फीचर को चेक करेगा कि कितना कोरिलेटेड है। ठीक है, उसके मैंने तीन तरीके बताए। ऐसे भाई पता है पेपर में फ्लो चार्ट बना के आओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई फीचर सिलेक्शन के मेरे पास तीन मेथड है। ऐसे पहला आ गया आपका फिल्टर मेथड, दूसरा आपका आगे सिलेक्शन मेथड, फीचर मेथड, एम्बेडेड मेथड, एम्बेडेड हो गया, फिर हो गया आपका रैपर हो गया। फिर रैपर के अंदर मैंने इसके अंदर फिल्टर के अंदर तीन बताए हैं। ठीक है ना भाई, एक को रिलेशन हो गया, चाय स्क्वायर टेस्ट हो गया, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन गेन वाला हो गया। एम्बेडेड के अंदर, रैपर के अंदर हम क्या काम करते हैं, रैपर के अंदर हम कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। एम्बेडेड के अंदर क्या करता है कि मशीन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग के टाइम। तो ऐसे हम लिखोगे ना ऐसे फ्लो चार्ट बना के, तो टीचर को कहेगा अरे वाह, पूरे 5 में से 5 नंबर, जा तू भी खुश रहे। ठीक है ना भाई, ऐसे देखो, ध्यान रखना जब भी पेपर देने जाओगे, मिड सेम होंगे, एड सेम होंगे, जितने डायग्राम्स बनाओगे, जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उतने आपके उतने आपके नंबर इंक्रीज हैं। सिंपल सी बात है, वही मॉडल वाली बात कि डायग्राम और आपकी क्या कहते हैं फ्लो चार्ट हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा देगी। मॉडल की एक्यूरेसी मतलब कि हमारे पेपरों में नंबर बढ़ा देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, आज टाइम पे कितना अच्छा लिख रहे हो, कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, वो फर्क पड़ता है। नॉलेज है इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या आप प्रेजेंट करते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैपर मेथड भी हो गया आपका पूरा, एम्बेडेड मेथड भी हो गया। फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन पेपर में डिफरेंस आता है। फीचर सिलेक्शन मतलब कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा सेट में से, कि जैसे कि हमारा मॉडल। फीचर एक्सटेंशन मतलब कि नए फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कि नए फीचर्स बनाना, और जो ऑलरेडी फीचर्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद ओरिजिनल फीचर्स प्रिजर्व रहते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं। गोल क्या होता है, इररिलेवेंट फीचर या जो फीचर्स काम की नहीं उनको हटाना। रिड्यूस डायमेंशनली एंड कैप्चर हिडन पैटर्न्स को करना। डेटा इंटरप्रेटिविटी हाई होती है, लोअर होती है क्योंकि लो फीचर्स मे नॉट बी ह्यूमन रीडेबल। कंप्यूटेशनल कॉस्ट लो होती है, इसकी हायर होती है क्योंकि हम नए फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस लो होती है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। कॉमन मेथड होते हैं इसके फिल्टर, रैपर, एम्बेडेड, इसके होते हैं पीसीए, एलडीए, ऑटो इनकोडर्स। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछ लेता है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन की फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन में यूज कब करते हैं। हम यूज कब करते हैं कि हम चेक करना है कि कौन सा मॉडल के कौन सा फीचर्स इंपॉर्टेंट है मॉडल के लिए, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़े। लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं व्हेन फीचर्स आर मैनी एंड हाईली कोरिलेटेड, कि कौन सा फीचर ज़्यादा कोरिलेटेड है जिससे हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, अब अगला आता है इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा क्या होता है कि भाई ऐसा डेटा, ऐसी सिचुएशन जब क्या होता है कि जब डिफरेंट क्लासेस का डेटा अच्छे से इक्वली रिप्रेजेंट ना करा हो गया। इसमें दो क्लास होती है, एक होती है वन क्लास मेजोरिटी क्लास और एक होती है माइनॉरिटी क्लास। मॉडल्स मे बिकम बायस्ड इन द प्रिडिक्शन एज रिजल्ट फेवरिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इम्बैलेंस डेटा, बायस्ड प्रिडिक्शन, मिसलीडिंग, हटाओ ये सब मैं समझाता हूँ थोड़ा सही से। नहीं नहीं नहीं, सपोज करो मेरे पास ये ओरिजिनल डेटा गिवन था। इसमें क्या हो रहा है कि दो क्लासेस थी, ये मेरी कैट्स की है और ये मेरी डॉग्स की है। मेरी दो क्लासेस बनी हुई है। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे पास कैट्स की बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, देख पा रहे हो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ बहुत सारी, और ऐसा तो मिलियंस में डेटा होगा। मतलब कि 10 × 90 का रेशियो मान लेता हूँ, रेशियो चल रहा है। तो भाई क्या होगा कि मॉडल क्या होगा, ये डॉग्स की तरफ ज्यादा बायस हो जाएगा। मतलब कि हर इमेज को क्या करेगा, सपोज करो कोई इसके पास नई इमेज आई, एनिमल करके कोई नई इमेज आई, तो वो कोशिश करेगा डॉग्स को क्लासीफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके पास वो कैट्स वाली इमेज पे इतना अच्छे से ट्रेन ही नहीं हो पाया। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा, मतलब कि हमारी मेजोरिटी क्लास और माइनॉरिटी क्लास अच्छे से इक्वली सेपरेट आउट नहीं है। तो इसी चीज के लिए हमें बोला जाता है इम्बैलेंस डेटा। सपोज जैसे कि हम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं,
बैंक अकाउंट सिस्टम का, तो 98% ट्रांजेक्शन किसकी थी, वो असली वालों की थी और फ्रॉड की थी। तो मॉडल क्या करेगा कि असली वालों पे ज़्यादा, मतलब कि जो रियल वाले पे उन पे ज़्यादा वो करेगा, फ्रॉड को वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि हमारा जब डेटा इम्बैलेंस होता है उस टाइम पे ये सिचुएशन लेट करती है। अब इम्बैलेंस डेटा को हैंडल कैसे करते हैं भाई, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग मतलब सिंपल सी बात क्या होती है कि भाई जो डेटा जो मेरी माइनॉरिटी क्लास है, जो मेरी माइनॉरिटी क्लास है उसका मैं सिंथेटिक डेटा सेट बना के या और डेटा सेट बना के अपनी नॉर्मल डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट कर दूं। अंडर सैम्पलिंग क्या होती है कि जो मेजोरिटी क्लास थी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको 10, जैसे सपोज करो वो पहले किसी 10:90 रेशियो पे थी, तो अब दोनों 10:10 के रेशियो पे ही ले आऊं कि डेटा ही इतना है मेरे पास अब। तो वही चीज़ है कि इसी चीज़ को हम डेटा जब ऐड करते हैं अपने उसके अंदर माइनॉरिटी क्लास के, तो उसको बोलते हैं एसएमओटी, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। मतलब कि जब हम माइनॉरिटी क्लास में ओवर सैम्पलिंग करते हैं या अपनी न्यू सिंथेटिक डेटा सेट को ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एसएमओटी। पेपर में पूछ सकता है बट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएमओटी। एसएमओटी नहीं, एसएमओटी, एसएमओटी, ठीक है ना। तो ये देख लो, जैसे कि मैंने क्या करता है, ये पहले मेजोरिटी क्लास थी, तो ये जो ये सैंपल्स है ना, मैंने इनको ऐड कर दिया, तो ये एसएमओटी सैंपल्स हो गए। ठीक है भैया, रीसैम्पल डेटा हो गया। अब आता है बाइस। बाइस क्या होता है कि occur जब डेटा सेट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन लेड इनटू अनफेयर इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग मॉडल प्रेडिक्शन। मतलब कि क्या होता है कि जो मॉडल है वो किसी की तरफ ज्यादा फेवर करे। भाई पता है, पक गए होंगे अभी तक थ्योरी पढ़ पढ़ के, कोई नहीं, पढ़ लो, थोड़े रह गया। ये कब होता है कि जब डेटा हमारा स्क्यूड होता है, मॉडल मॉडल विल आल्सो बी स्क्यूड। मतलब कि मॉडल स्क्यूड का मतलब कि किसी एक चीज पे ज्यादा झुकाव है, मतलब कि ज्यादा उस चीज को ज्यादा फेवर कर रहा है, या मॉडल इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडल किसी की तरफ ज्यादा फेवर कर रहा है। क्यों होता है कि जब डेटा कलेक्शन पुअर हुआ, ह्यूमन से एरर हो गई, लिमिटेड डाइवर्सिटी इन डेटा, हिस्टोरिकल इनएक्युरेटीज, रॉन्ग मेजरमेंट मेथड। बाई सिंपल सी बात है कि भाई तभी होता है मेनली जब हमारा डेटा इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होता है या हमने डेटा अच्छे से कलेक्ट नहीं कर रखा होता। ठीक है ना। मेनली तभी होता है जब हमारा मॉडल किसी पर्टिकुलर उसको फेवर कर रहा होता है, जैसे कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। अब टाइप्स ऑफ बाइस होती है। पहली बाइस कब होती है? सैम्पलिंग बाइस। सैम्पलिंग बाइस कब होती है कि जो डेटा सेट था, डेटा सेट ने क्या करा, जब वो हायरिंग कर रहा था, उसने क्या करा भाई, उसको तो पता था हमारा जो डेटा सेट जो ट्रेन हुआ था वो किसको फेवर कर रहा है, मेल्स को फेवर कर रहा है, फीमेल्स को फेवर कर ही नहीं रहा। तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस का मतलब क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन द कलेक्टेड डेटा डज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। मतलब कि पॉपुलेशन में 50-50 का रेशियो रखते हैं कि हाँ भाई औरतें और मर्द सेम उसमें है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारा मॉडल था वो मेल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, फीमेल को बहुत कम कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग बायस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मॉडल बिकम्स अनफेयर टॉवर्ड्स अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। मतलब कि क्या होता है, मॉडल अनफेयर बिहेव करता है ऐसे ग्रुप्स के ऊपर जो कि बहुत कम है। तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग बायस बोलते हैं। ठीक है भाई। अगला आता है टाइप्स ऑफ बायस में दूसरा, मेजरमेंट बायस। मेजरमेंट बायस में क्या होता है कि जब डेटा जो कलेक्ट होता है वो मेजर्ड इनएक्यूरेटी मेजर कर जाता है। मतलब जब डेटा जब मैंने कलेक्ट करा था उसको मैंने क्या करा, मेजर क्या करा, इनकरेक्टली मेजर कर रखा था। जैसे मैंने इनकम थी, इनकम को सेल्फ रिपोर्टली मैंने इनएक्यूरेट मेजर कर लिया। तो भाई जब हम किसी का क्रेडिट स्कोर या कुछ भी निकालेंगे तो वो बहुत कम आएगा। ठीक है ना। तो हमारी क्या हुई कि हमारी इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस है। क्यों इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन है? क्योंकि हमारा डेटा ही गलत था। हमने क्या करा, डेटा में जब मेजर कर रहे थे तो हमारा जो एक्चुअल जो इनकम थी हमारी, वो हमारी तो भाई ज्यादा थी, मतलब कि उसने बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन एक्चुअल इनकम तो हमारी कम थी। तो इसलिए क्या होगी, हमारी बाइसिंग हो गई। तो इसी को बोलते हैं बाइस, मेजरमेंट बाइस। तो मेजरमेंट बाइस क्या कहता है, जब हमारा जो डेटा कलेक्ट करा गया था वो इनकरेक्टली मेजर करा गया। ठीक है भाई। अब भाई अगला आता है हमारा कंफर्मेशन बाइस। कंफर्मेशन बाइस क्या होता है कि भाई जो हमने डेटा कलेक्ट कर रहे थे ना, तो वो क्या कर रहा है, किसी को फेवर कर रहा है। मतलब जैसे हम भी इंसान होते हैं, हम भी जो किसी क्राइटेरिया है, किसी कैटेगरी को हम ज़्यादा फेवर करते हैं। जो भाई ओरिजिनल जो डेटा है उसको ना फेवर करके, जो जैसे जो भाई हम जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं हम उस चीज़ को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ मशीन ना करे। तो इस चीज़ के लिए जब डेटा कलेक्शन या एनालाइज करा जाता है तो उस टाइम में हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा जो डेटा है वो ऐसी चीज़ कर तो नहीं रहा। तो सिलेक्टिंग ओनली डेटा दैट सपोर्ट्स अ हाइपोथेसिस और इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा। मतलब कि मैं देख रहा था कि कोई पॉलिटिशियन है, मैंने क्या करा, मॉडल को पूछूंगा कि भाई सही है कि नहीं है, बहुत सारे मॉडल, तो मैंने एक पॉलिटिशियन की खाली एडवांटेजेस बता दी, डिसएडवांटेजेस तो बताई नहीं।
तो मॉडल क्या करेगा, उसको तो फेवर करेगा ना। लेकिन और पॉलिटिशियंस की मैंने एडवांटेजेस भी बताई थी और डिसएडवांटेजेस भी बताई थी। तो इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन बाइस। जब मैं किसी की बिलीफ या एजम्पशंस खुद मान के उसको ज्यादा फेवर करने जाता हूँ, असली डेटा को इग्नोर करके उसको परफॉर्म वो करने जाता हूँ। तो इसमें आता है मॉडल लर्न्स पार्शियल या डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स, मतलब कि मॉडल गलत गलत पैटर्न्स पकड़ लेता है। ठीक है। सो अब अगला बाइस आता है एल्गोरिथमिक बाइस। एल्गोरिथमिक बाइस क्या होता है कि ऐसा बायसनेस जो कि हिडन बायस के चलते हमारे जो मॉडल होता है वो परफॉर्म करता है। ये मेनली जो हो सकता है बाइस बाय प्रोग्रामिंग, जो मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे मॉडल के अंदर, जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे या जब हम क्या करते हैं एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे थे, वहाँ पे या हमारे जो बायसनेस थी वो ऑलरेडी डेटा में थी, उसके चलते कोई बायस उसके चलते हमारा जो डिसीजन था उसमें चेंजेस आ गए। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथमिक बायस। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्गोरिथम इटसेल्फ ड्यू टू इट्स डिजाइन और ट्रेनिंग डेटा। मतलब कि ऐसी बायस है जो कि एल्गोरिथम के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करी जाए, तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक बायस। ठीक है। अब भाई बायस के इफेक्ट क्या होते हैं, बाय अनफेयर प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस गलत होगी, डिस्क्रिमिनेशन होंगी किसी ग्रुप के साथ, या लीगल या एथिकल इश्यूज होते हैं कि भाई अनफेयर प्रिडिक्शन मतलब कि सिमिलर इंडिविजुअल्स के साथ हमारा जो मॉडल है वो डिफरेंट आउटकम दे, तो अनफेयर प्रिडिक्शंस हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रही है कि जेंडर, रेस या एज के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। लीगल या एथिकल इश्यूज क्या होते हैं कि लीगल पेनल्टीज, लॉस ऑफ ट्रस्ट या एथिकल वायोलेशंस, जैसे कि बायस हायरिंग और लैंडिंग सिस्टम कैन वायलेट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस। मतलब कि मैंने एक मॉडल बनाया था कि जो हायरिंग और लैंडिंग सिस्टम बना, एक हायरिंग और लैंडिंग सिस्टम का मैंने मॉडल बनाया, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कुछ बायसनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बायसनेस प्रोवाइडेड की वजह से मतलब कि खाली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो जॉब दे रहा है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पैसे लैंड कर रहा है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज जो हो रहे हैं वो हमारे वायलेट हो रहे हैं। तो इससे हमारे लीगल और एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है। बायस को रिड्यूस कैसे करते हैं, डाइवर्स डेटा या रिप्रेजेंटेटिव डेटा, मतलब सारे डेटा को लेना विदाउट एनी कैटेगरी। हमें पता चल रहा है कि इस डेटा में थोड़ी बायस आ रही है या यहाँ पे किसी चीज़ को फेवर करा जा रहा है, तो उस डेटा को अपने डेटा सेट से रिमूव करके और अच्छा डेटा सेट या ऐसा डेटा सेट जो कि हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे वो लेके आओ। फेयरनेस टेस्टिंग प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद डिटेक्शन मैट्रिक्स होने चाहिए प्रॉपर। रेगुलरली ऑडिट मॉडल्स को रेगुलरली मॉडल करना ऑडिट करना चाहिए कि भाई हमारा मॉडल बायसनेस प्रोवाइड तो नहीं कर रहा या गलत प्रिडिक्शन तो नहीं दे रहा बायस के उसके चलते। यूज़ एथिकल एआई गाइडलाइंस को हमें देखना चाहिए कि मैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक खत्म होता है बायसनेस हमारा। देखो सारा खेल उसका ये है, पेपर में जाओगे बायस लिखोगे, बायस का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रिडिक्शंस गलत हो रही है क्योंकि किसी को फेवर कर जा रहा है। फिर उसके सारे टाइप्स लिख दोगे, पांच चारों के चारों टाइप्स लिख दोगे। थोड़ा थोड़ा बता दो कि क्या क्या होता है। देखो मेन चीज़ जो है ना, जैसे हर चीज़ के बाद ना मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि एग्जाम्पल ये कि कैसे कोई बायस आ जाती है। जितने अच्छे एग्जाम्पल लिखा होगे ना एएमएल के पेपर में, उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी भी होगी और तुम सामने वाले को समझा भी पाओगे। ठीक है। अब आउटलायर, आउटलायर क्या होता है, ऐसा डेटा पॉइंट जो कि सारे डेटा पॉइंट से थोड़ा सिग्निफिकेंटली बहुत दूर आता है। सपोज करो मेरी इनकम जो थी अभी तक डेटा सेट में 50,000 तक थी, लेकिन क्या हुआ कि एक इनकम आ गई 50 लाख आ गई। तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी आउटलायर दिखा देती है। हमारे सिस्टम में क्या आती है, आउटलायर दिखा देती है कि भाई फिर क्या करेगा, जो हमारा मॉडल होगा ना इसको ज़्यादा वो करेगा, बायस आ जाएगी कि इसको ज़्यादा इस चीज़ को फेवर करेगा, जिससे कि प्रिडिक्शन हमारी गलत हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, इट लाइज फार अवे फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज, मोस्ट सैलरीज रेंज फ्रॉम 20,000 से 80,000 पर मंथ, लेकिन एक एंट्री क्या हो गई, वो 10 लाख पर मंथ आ गई। तो ये क्या हो गया, आउटलायर हो गया। इससे क्या होगी, हमारी प्रिडिक्शंस गलत हो जाएगी। अगला कॉजेज क्या होता है आउटलायर के, हमारी जो डेटा एंट्री है वहाँ पे एरर्स हो रखे हो, मेजरमेंट एरर्स हो गई कि मतलब कि हमने गलत मेजर कर रखा हो किसी चीज़ को, या जो किसी रेयर इवेंट्स में हमने क्या करा कि जब मॉडल में जो एंट्रीज करते डेटा सेट बना रहे थे, उस टाइम पे हमसे कुछ गलती होने के कारण या ह्यूमन एरर्स के कारण हमारा डेटा थोड़ा गलत हो गया। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, हमारा मीन और वेरियंस डिस्टॉर्ट होगा। मीन मतलब क्या होता है कि अभी तक जो टोटल मीन चल रहा था वो 50,000 चल रहा था, लेकिन एक एक बड़ी वैल्यूज आने से क्या हो गया, पूरा मीन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। या वेरिएंस क्या हो गया कि सारे पॉइंट कितने दूर सेपरेटेड हैं, ये मैंने बताया था वेरिएंस क्या हो गया, लेकिन एक पॉइंट कुछ ज़्यादा सेपरेट हो गया, तो इसको बोलते हैं वेरिएंस। हमारा रिग्रेशन मॉडल इफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली इसके थ्रू, और हमारी मॉडल की एक्यूरेसी भी इससे रिड्यूस हो जाएगी, मॉडल एक्यूरेट बहुत कम हो जाएगा। अब तीन टाइप के हमारे आउटलायर होता है। पहला आउटलायर आता है हमारा पॉइंट आउटलायर,
दूसरा आता है कॉन्टेक्चुअल आउटलायर और तीसरा आता है कलेक्टिव आउटलायर। तीनों के बारे में तीनों समझते हैं। पॉइंट आउटलायर कहता है कि अ सिंगल डेटा पॉइंट दैट इज फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा, मतलब जो कि सारे ऐसा डेटा पॉइंट जो कि बहुत सारे डेटा से बहुत फार अवे लाई करता हो, तो इसको बोलते हैं पॉइंट आउटलायर। जैसे स्टूडेंट की रेंज आ रही थी 40 से 95, लेकिन एक बच्चे ने 5 स्कोर कर दिया, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट आउटलायर। अगला इसको हम डिटेक्ट इजीली करते हैं, कॉमन एंड अन यूनिवेरिएंट डेटा में बहुत कॉमन होता है। अगला आता है कॉन्टेक्चुअल आउटलायर, मतलब कंडीशनल आउटलायर, मतलब कि एक ऐसा डेटा पॉइंट जो कि एबनॉर्मल परफॉर्म करा जाए किसी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन भाई नॉर्मल हो। आप सपोज करो मेरे को पता चले कि भाई समर और विंटर के हिसाब से मैंने डेटा को नहीं दे रखा हो, लेकिन मैंने टेम्परेचर मेजर कर रखा हो। टेम्परेचर मेरा कोई आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन भाई 30 डिग्री सेल्सियस मेरा समर के लिए तो बहुत सही है, मतलब समर में नॉर्मल है, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस विंटर्स में आना एबनॉर्मल हो गया ना। तो ऐसी आउटलायर जो कि डिपेंड करे किसी कंडीशंस पे, किस पे डिपेंड करे, किसी कंडीशंस में, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल आउटलायर या कॉन्टेक्चुअल आउटलायर। अगला आता है कलेक्टिव आउटलायर, a group of data points that are abnormal when considered together even if individual points appear normal, मतलब कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एबनॉर्मल दिखेंगे जब साथ में हो तो, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट्स जब अलग अलग देखोगे तो वो चीज़ नॉर्मल है। जैसे सपोज करो मेरा नेटवर्क ट्रैफिक डेटा चल रहा है और बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, तो हम उसको क्या समझेंगे कि भाई साइबर अटैक हो गया, लेकिन भाई ये भी तो होता है कि हर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भेज रखा हो। जैसे सपोज करो मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आ गए प्रोडक्ट्स खरीदने, लेकिन मेरे को क्या लगा किसी ने साइबर अटैक करके मेरी वेबसाइट को हैक करना चाह रहा, लेकिन भाई क्या मैं गलत भी दोस्त हूँ, क्या पता कि लोग को मेरी वेबसाइट में इंटरेस्ट हो। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव आउटलायर। तो मैंने इस चीज़ को लिखवा भी रखा है डायग्राम के थ्रू कि ग्लोबल आउटलायर क्या होते हैं, बहुत स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ एक बच्चे के मार्क्स वो नीचे आ गए, मतलब कि थोड़े और डेटा पॉइंट से दूर है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट आउटलायर। टेम्परेचर वाला पॉइंट बहुत बता रखा है कि 30 डिग्री मार्क नॉर्मल है समर में, लेकिन विंटर्स में ये आउटलायर मार्क हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल आउटलायर, कंडीशनल आउटलायर। कलेक्टिव आउटलायर क्या होता है कि भाई बहुत सारे जो पॉइंट्स है, मतलब कि जब नेटवर्क डेटा पॉइंट्स बना रहा था, जब मैंने बताई थी ना ये चीज़ कलेक्टिव आउटलायर, कि एक वेबसाइट वाली बात, कि बहुत सारे बंदे एक वेबसाइट पे एकदम आ गए, तो मैं उसको साइबर अटैक बोल दूंगा। लेकिन एक इंडिविजुअल अपने आप में अकेला आ रहा है, तो भाई वो आउटलायर थोड़ी है, वो तो जेन्युइन बंदा है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं कलेक्टिव आउटलायर। भाई थ्योरी है, पढ़नी तो पड़ेगी ही। अगला आता है मेथड्स आउटलायर डिटेक्शन के। पहला मेथड होता है जेड स्क्वायर मेथड। जेड स्क्वायर मेथड जेड स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि भाई मैं जो हमारा डेटा सेट है उसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के फिर चेक करूंगा कि कोई जो पॉइंट है, जैसे मैं निकालता हूँ ना, आपको पता हो फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाय वाला, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हो, जेड स्क्वायर वाला मेथड पढ़ा हुआ एक्स माइनस म्यू करके, तो अगर उसकी वैल्यू जेड की मेरी 3 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको आउटलायर बोल सकते हैं उस पॉइंट को। आई क्यू आर वाला मेथड पढ़ाया था मैंने, मैंने क्या पढ़ाया था, थर्ड से में पढ़ा हुआ आई क्यू आर मेथड, कि जो हमारा डेटा होता है हम उसको 4 पार्ट में वो कर देते हैं, 25, 50, 75, 100, फिर जो पॉइंट इसके बाहर हो और जो पॉइंट इसके बाहर हो तो उसको हम आउटलायर बोल देते हैं। तो वही चीज़ है, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स आउटलायर इफ आउटसाइड Q1 माइनस 1.5 इंटू में आई क्यू आर, और Q3 प्लस 1 मतलब कि ये चीज़ है। आउटलायर क्या हुई, जब हमारे इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बाहर हो कोई चीज़, तो उसको हम आउटलायर बोल देते हैं। आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या होता है कि जो एमएल मॉडल होता है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है किसी एनोमली को। आउटलायर्स आर आइसोलेटेड फास्टर, गुड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। जो हमारा लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसके लिए हम आइसोलेशन फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आई होप थोड़ा वो लग रहा हो अजीब सा कि भाई क्या थ्योरी 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 पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। यूनिट 1 थोड़ी ऐसी थी, जब यूनिट 2 पढ़ेंगे ना तब मज़ा आएगा, जब हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, नई चीज़ सीखने को मिलेगी ना। ये थ्योरी पार्ट है, क्या पढ़े। अब आउटलायर डिटेक्शन कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं कि भाई उनको रिमूव कर देंगे, या उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, या रोबस्ट एल्गोरिथम या रैंडम फॉरेस्ट लगा देंगे। लिखे आना पेपर इतना कुछ बहुत जरूरी पार्ट नहीं है, पता होना चाहिए कैसे हटाते हैं। आउटलायर को रिमूव कर देंगे अगर कोई एरर दे रही है, या सपोज कर मैं बताता हूँ आउटलायर्स का कभी कभार क्या होता है कि डेटा सेट कभी कभार बहुत बड़ा होता है, जैसे इनकम वाला हो गया, तो इनकम का डेटा सेट 1 लाख तक पहुँच जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि हमारा वो नॉर्मल हो जाता है डेटा, तो इतना वो दिक्कत नहीं होती। तो अप्लाइड, तो ये लिखा हुआ है अप्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन लाइक अ लॉग ट्रांसफॉर्म टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स। ठीक है।
अगला रोबस्ट मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। चूज़ मॉडल लेस इफेक्टिव बाय आउटलायर्स मीडियन बेस मॉडल। ये चीज़ बताऊँ क्या? जब ये 2 चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलरली किसी मॉडल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम रैंडम फॉरेस्ट की, तो हम ये चीज़ जो रोबस्ट एल्गोरिथम थी, ये हम एक बार रैंडम फॉरेस्ट में जब पढ़ेंगे दोबारा कि हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो यही था पूरे यूनिट में। तो भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, मेरे लिए भी नया था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाना, लेकिन कोई नहीं, यूनिट 2 में मज़ा आएगा। और जो देखो मैं पहले बता दूँ, जितने भी नोट्स हैं, नोट्स के थ्रू सब चीज़ को डायग्राम्स में बना लो और याद कर लो। रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। याद भी क्या करोगे भाई, मैं बताता हूँ, समझ सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरे से ही पूछोगे तो मेरे को समझ सारी चीज़ें हैं, चीज़ें मेरे को पता होंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, लेकिन अंदर की थ्योरी क्या लिखोगे पेपर में? थ्योरी पेपर है, तो उसके लिए तुम्हें रटना ही पड़ेगा पेपर में। ठीक है भाई, इस यूनिट के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, सुपरवाइज लर्निंग वाली यूनिट में, और अच्छे से अब इंटरेस्ट आना चालू होगा। लेकिन यूनिट 1 थोड़ी बहुत पढ़ लोगे तो और मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद इस यूनिट के लिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए एंड में। बाय बाय।